यानी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग? हामिद हसन वासी। वालेकुम सलाम। अमाना, आज तू घर से क्लास ले रहा है? हमारे भी। वालेकुम सलाम। हफ्सा। हाँ, आज एक ही क्लास है। यार स्क्रीन शेयर हो गई सबके पास? चलें, बेहतरीन है। नहीं बाबू, पहले क्लास शुरू होगी। अच्छा जी, यार तिलावत हो जाए जानी पहले। सदक़ल्लाहुल-अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, हमने IFRS 9 शुरू किया था, तो कोई मुझे बताएगा IFRS 9 की डेफिनेशन क्या थी? मतलब ऐसे रटा नहीं लगाना हमें, खाली ऐसे ही बताते कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक बंदे के लिए क्या होगा। साथ साथ बोल लोगे, एक बंदे के लिए क्या होगा? फाइनेंशियल एसेट, और दूसरे बंदे के लिए? अच्छा, फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी। फिर मैंने कहा था ये दो बंदे कौन है? इन्वेस्टर और। अच्छा, इन्वेस्टर वो बंदा होगा जिसके पास पैसा है, वो कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, ऐसा ही है? तो उसके पास कितने ऑप्शंस हैं, वो कहां कहां इन्वेस्ट कर सकता है? इक्विटी, सिक्योरिटी और। अच्छा, अगर मैं किसी कंपनी की इक्विटी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो क्या आपको ये लगता है वो शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी है? अच्छा, अगर वो शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी है, तो क्या ये फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन में था? हम लॉजिकली लेके चले थे, फिर मैंने डेफिनेशन रीड करवाई थी आपको, फिर मैंने आपको कहा कि क्या मैं किसी कंपनी की डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकता हूं? अच्छा, किसी कंपनी की डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने का मतलब है आपने किसी को उधार दिया है, तो क्या वो राइट टू रिसीव कैश है? वेरी गुड सर। अच्छा, फिर साइमल्टेनियसली जो सामने वाला बंदा है वो कितने तरीके की सिक्योरिटी इशू कर सकता है? तो वो बंदा कौन है? इशूअर। इशूअर उसको मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो सिक्योरिटी इशू करता है, उसके अगेंस्ट में उसको मिलते हैं पैसे, ऐसा ही है? अच्छा जी, अब एक एक करके। कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा तुमने लिख दिया हमारा, वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ सर, अगर डेट सिक्योरिटीज मैंने इशू की हैं, मेरे पास पैसा आया होगा, तो क्या ये ऑब्लिगेशन टू पे, क्या ये फाइनेंशियल जो लायबिलिटी है उसकी डेफिनेशन को कंप्लाई किया था? हमने भी लॉजिकली समझा था, पूरा समझा था कि भाई जार्गन्स क्या होते हैं, इशूअर क्या होता है, इन्वेस्टर क्या होता है, और सारी चीजें। फिर मैंने कहा था क्या कोई बंदा अपने शेयर इशू कर सकता है? हाँ या नहीं? तो क्या ये इशूएंस ऑफ इक्विटी है? अच्छा, उसको उसमें भी पैसा मिलेगा। इन एनी केस एक बंदा दो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकता है, एक बंदा दो सिक्योरिटीज इशू कर सकता है, ऐसा ही है भाई? फिर हमने ये सीखा था हमें दो लोगों की अकाउंटिंग सीखनी है, कौन कौन है? इन्वेस्टर और इशूअर। अच्छा, फिर हमने सबसे पहले किसको पिक किया? इन्वेस्टर को। फिर हमने ये देखा कि इन्वेस्टर की पहले वो अकाउंटिंग सीख लेते हैं, अगर इस इन्वेस्टर ने किसी कंपनी के क्या परचेज किए हैं? शेयर्स परचेज किए हैं। तो हमने ये फिर हेडिंग डाली थी और हमने सवाल शुरू किया था, मैंने कहा था जैसे पीपीई के अंदर कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल आपको अलाउड है? हाँ या नहीं? बिकॉज आपके पास चॉइस होती है, आपकी विश है कि आप किसी पे भी रखो। तो मुझे एक बात बताओ, जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदोगे, आप बिल्कुल सुकून से, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, क्या मना है? भाई आपके पास पैसा है, कंपनी के पास सरप्लस फंड्स होते हैं, पैसे ऐसे ही पड़े हो, इससे अच्छा कहीं इन्वेस्ट कर दो, उससे रिटर्न आएगा, फेयर वैल्यू ऊपर जाएगी, या डिविडेंड भी मिल सकता है, यही है ना सीन? अच्छा, फिर हमने क्या किया? हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। मैंने शेयर्स जो खरीदे होंगे वो मार्केट वैल्यू पे खरीदे होंगे, मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, ऐसा ही है भाई? मेरी एग्जांपल में जनवरी 1 पे हमने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए थे, ऐसा ही है? पर फिर मैंने आपको एक बात बताया था, इनिशियली कोई भी इन्वेस्टमेंट किस पे रिकॉर्ड होगी?
पहले तुम बोलोगे कॉस्ट पे, किस पे? कॉस्ट पे। अच्छा, जो मेरी जेब से लगा, ऐसा ही है भाई। और सर लॉजिकल बात भी है ना, मेरी जेब से जितना लगा उतना ही जेब से जा रहा है, उतना ही कैपिटलाइज हो रहा है। तो मैंने क्या किया भाई, इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया और कैश को, तो क्या गलत किया? अब फिर अपने आप से पूछो, ये जो इन्वेस्टमेंट है क्या ये फाइनेंशियल एसेट है? यस है, क्योंकि ये शेयर ऑफ अनदर कंपनी, ये भी हमने सीखा था। अब खुद सोचोगे, अगर डेफिनेशन ही नहीं कराता तो ये चीजें समझ नहीं आती। फिर हमने एक काम किया, मैंने कहा चलो भाई इसको रिकॉर्ड कर लिया। अब क्या ये इसी पे लॉक हो जाएगा या सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू पे जाएगा? अच्छा, यानी आप कह लेंगे भाई सब्सिक्वेंटली कुछ भी हो जाए सर, आप इसको किस पे रखेंगे? पर आपके पास अब देखिए मसला है, या तो फेयर वैल्यू पे रखोगे, जो गेन या लॉस होगा वो जाएगा ओसीआई से, या तो फेयर वैल्यू पे रखोगे, गेन या लॉस आएगा जाएगा। यानी हमने फिर ये सीखा था ना इसकी जार्गन का मतलब, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। तो क्या अपने हिसाब से चले जाओगे या कुछ कंडीशन है या आपकी इंटेंशन भी है? अच्छा, आपकी नीयत अगर पहले दिन पे ये है कि आप इसको रखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए ओसीआई, अच्छा फिर लॉजिकली सोचो भाई, लॉन्ग टर्म के लिए रखने का अगर मकसद है आपका, तो स्टैंडर्ड फिर आपको ये कहता है कि जब आप इसको लंबे अरसे के लिए रखेंगे तो आपको उसको पीएनएल में लेके जाने की कोई नीड नहीं है। तो आपका गेन हो या दोनों कहां जाएंगे? कब तक ओसीआई में मौजूद रहेंगे? जब तक वो सेल। अच्छा, पर क्या मैंने आपको सेल की ट्रांजैक्शन सिखाई है? नहीं सिखाई सर, हमने तो बेसिक बेसिक सीखा है ताकि दिमाग तो चले। अभी तो एफएआर 2 में आए और मैंने तुम्हें वादा किया कि मैं इसको आसान तरीन बनाऊंगा। तुम बोलोगे एफएआर 1 इंट्रो कुछ भी नहीं था, ये उससे आसान है। सही है, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अब मुझे एक बात बताओ सर, जब मैंने इसको बेचा तो ओसीआई का बैलेंस क्या पीएनएल के जरिए जाएगा या रिटेन अर्निंग में? पीएनएल का कोई हिट नहीं आएगा। अच्छा, फिर मैंने आपको कहा था डे 1 पे कॉस्ट का मतलब होता है फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन को। आप सुनना मेरी बात, आज थोड़ी सी रिफाइनमेंट करूंगा इसके अंदर में, क्योंकि कल तो पहली क्लास थी तुम्हारी। भाई आपको स्टैंडर्ड ने ये कहा कि जब आप किसी सिक्योरिटी को रख रहे हो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे, इनिशियली आप उसको रिकॉर्ड करोगे फेयर वैल्यू प्लस। फिर हमने एक बात पूछी आईएसबी से कि भाई मुझे एक बात बताओ ना, तुमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज क्यों किया? मतलब एक्सपेंस आउट भी तो कर सकते थे ना, आपने उसको कॉस्ट में कैपिटलाइज क्यों किया? इन्वेस्टमेंट में डेबिट हो गया था ना वो, हाँ या नहीं? अच्छा, जब इन्वेस्टमेंट में डेबिट हो तो उसने कहा कि भाई आप मुझे एक बात बताओ, आपको इसका फायदा लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है? तो आपको इसको एक्सपेंस आउट करने की नीड, आप सीधा सीधा इसको कहाँ कैपिटलाइज करें? कॉस्ट में, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में हमने किया था। तो फिर हमने ये सीखा था, इनिशियली हमने इसको किस पे रखा था? फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे, ऐसा ही किया था हमने। चलें जी, फिर मैंने आपको एक सवाल दिया था कल और मैंने कहा था आप पीएनएल से नहीं करेंगे, उसको ओसीआई से करेंगे। कितने लोगों ने किया? यह पक्की बात है? बाकी 3 कर लिया? पक्का? पूछूं? सोच लो, किया नहीं किया, सच बताओ। फिर सही है। अच्छा जी, यहाँ पे भी कर चुके हैं। तो सर एक काम करते हैं ना, तुम मुझे बता दो जी जानी, सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू पे सिर्फ फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के लिए, अभी मैं पीएनएल कराऊंगा ना उसमें कुछ चेंजेस आएंगी। देखो, एसोसिएटेड कंपनी के शेयर्स जो होते हैं ना, वो होते हैं IS 28, वो तब सिखाऊंगा। पर अभी हम कह रहे हैं कि हाँ, मैंने ये कह रहा हूँ मेरी जान, अभी तो मैंने राइट इशू सिखाया नहीं है, ना बोनस सिखाया है, ना फर्दर एक्विजिशन सिखाई है, ना डिस्पोजल सिखाया है। मैं कह रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। अभी आगे सवाल आएंगे जिसमें तुम और शेयर एक्वायर करोगे, फिर आगे शेयर ऐसी क्वेश्चन आएंगे जिसमें कुछ शेयर तुम बेचोगे। तो अभी मैं सबको क्लियर कर दूं कि ना हमने अभी फर्दर एक्विजिशन सीखी है, ना हमने डिस्पोजल सीखा है। सही है, बहुत स्लो स्लो चलना है, अभी तो चलना सीखेंगे फिर हो देंगे ना एक साथ, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, मुझे लगता है उन्होंने नहीं किया। किसने नहीं किया भाई? शेख अमान। अच्छा जी, मुझे एक बात बताओ सर, इस वाले सवाल में मैंने 2500 शेयर परचेज किए थे जनवरी 1 2019 पे, और हमने मॉडल कौन सा ऑप्ट किया है? अच्छा, आप लोगों ने करवाना है, आई वाला सवाल। सर हमने यहाँ पे पहले हेडिंग डाल दी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, ऐसा ही है भाई? अच्छा जी, आप मुझे एक बात बताएं, सबसे पहले मैं एंट्री बनाऊंगा जनवरी 1 2019 है। अच्छा भाई, अब पहले मुझे एक बात बताओ, इस दिन इस शेयर की वैल्यू कितनी है? 23। क्या आपकी जेब से सिर्फ ये जाएंगे? ब्रोकरेज भी जाएगी? अच्छा, तो आपको इनिशियली रिकॉग्नाइज करना है फेयर वैल्यू प्लस
लॉजिकल भी है कि भाई इतने ही पैसे दोगे तो शेयर्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो सर हमने पहले क्या किया, यहाँ पे कर ली कैलकुलेशन। फेयर वैल्यू कितनी है भाई, आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ गई कितनी, 46, ये एक शेयर की है। अच्छा जी, आप जरा मुझे बताएं टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 586500, सिर्फ जीरो है, और कैश हो गया भाई क्रेडिट 58650। अच्छा, कोई भी बंदा इस दिन पे आपसे आके पूछे कि भाई आपने ये शेयर्स कितने के खरीदे, तो आप क्या बोलोगे, 58650। लॉजिकल बात है, इन्वेस्टमेंट डेबिट है, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल एसेट है, किसी और कंपनी के शेयर्स हैं, सीधी सीधी कहानी है। अच्छा, आपने क्या ये शेयर्स ऐसे ही इन्वेस्ट किए हैं कुछ रिटर्न कमाने के लिए? अच्छा, रिटर्न दो तरीकों से मिलता है, या तो आपकी शेयर की प्राइस ऊपर चली जाए, या तो आपको डिविडेंड मिल जाए, ये भी समझ आता है। अच्छा, डिविडेंड, एक मिनट सर, आपकी क्लास कितनी देर पहले शुरू हुई है? एमन बस अभी शुरू हुई है, ये सवाल जो होमवर्क दिया था ना वो करवा रहा हूँ, सही है। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताओ, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का मॉडल हो या पीएनएल का मॉडल हो, डिविडेंड कहां जाएगा? अच्छा, क्यों, रीजन दो। क्योंकि इसका कोई टोपी ड्रामों से ताल्लुक, क्योंकि देखो सामने वाले की जो कंपनी है उसको तुम कंट्रोल नहीं करते, वो अपने हिसाब से डिविडेंड दे रही है, वो जेन्युइन रिटर्न है, उसका कोई तुम्हारी पॉलिसी से ताल्लुक नहीं है, तो वो सीधा सीधा पीएनएल में जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, इररिस्पेक्टिव ऑफ फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। चलिए सर, अब मुझे एक बात बताएं, डिविडेंड रिसीवेबल या कैश कर लेते हैं हम, अजम्पशन ये कि मिल चुका है, और डिविडेंड इनकम हो गई हमारी। अब देख लेते हैं परसेंटेज में या पर शेयर है। अच्छा, तो मेरे पास अगर एक बंदे को एक शेयर पे 3 रुपए का डिविडेंड मिला है, तो 2500 शेयर पे 7500 का भाई, ये मेरा रिटर्न आ गया इन शेयर से। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस शेयर की वैल्यू ऊपर गई है नीचे आई है? अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, ये होगी 31.5, तो क्या मैं 23 को 31.5 से कंपेयर करूं या अपनी ओरिजिनल कॉस्ट को? वेरी गुड, क्योंकि आपने कैरी किया हुआ इस पे। तो अच्छा, अब एक और चीज, मतलब कंफ्यूजन ही नहीं रहना, क्योंकि आखिर में बच्चे पूछते हैं कि भाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट का क्या करना है, तो जीरो जीरो से ही क्लियर करके चलो। क्या मैं इस 31.5 में ट्रांजैक्शन कॉस्ट को ऐड करूं? रीजन, ना मैं बेच रहा हूं ना खाली इसको फेयर वैल्यू पे लेके जा रहा हूं, तो ब्रोकर का कोई इसमें अमल दखल नहीं है, तो सीधा सीधा फेयर वैल्यू पे। फिर एक चीज हमने कंक्लूड की थी, कल लिखवाया भी था, आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कब कंसिडर करोगे? दो टाइम पे, बाइंग के वक्त, और बाइंग के वक्त सिखा चुका हूं, सेलिंग के वक्त अब तक नहीं सिखाया। चलिए जी, अब हमने क्या किया सर, इसको हम लेके गए 23.46 से किस पे, पर शेयर का गेन कितना है, 8.04, ऐसा ही है भाई। अच्छा, 8.04 का गेन तो एक शेयर पे आया है ना, तो 2500 से मल्टीप्लाई करो, यही है भाई। इन्वेस्टमेंट हो गई डेबिट, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा हो गई, तो ये गेन हो गया टेक्निकली, हाँ या नहीं? पर इसको मैं कहां लेके जाऊं? अच्छा, क्योंकि आपकी इंटेंशन है इसको लॉन्ग टर्म में रखना, वेरी गुड। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे बना के दो इसकी बैलेंस शीट, क्योंकि डिस्क्लोजर है सारा, पूरा पेपर रिपोर्टिंग का है, तो मुझे एक बात बताओ सर, मेरी बुक्स में इन्वेस्टमेंट एट एनी कॉस्ट फेयर वैल्यू पे आ रही होगी? अच्छा, 78750, हम इसको यूं भी निकाल सकते हैं 2500, ऐसा ही है, और दोनों को अलग अलग ऐड करोगे तब भी यही आंसर आएगा, ऐसा ही है भाई। अच्छा जी, इसके बाद 20,100, ऐसा ही है भाई। ये कितने लोगों ने सही किया था? कोई बड़ी बात नहीं, आसान था ये, सही है, इधर आ जाओ। चलें सर, अब मुझे एक बात बताएं प्लीज, अब इसी को कंपेयर करते हैं, अगर मैं इसी को सॉल्व करूं किससे, पीएनएल से, तो एक ही डायनेमिक से जो चेंज होगा वो सिखा देता हूं, जरा सुनना। फिर अगला हर सवाल हम ऐसे ही करेंगे दोनों मेथड से। अच्छा यार सुनना, प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत फोकस होके, वो आपको, मैंने अभी आपको बताया था इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होगी। एक मिनट, ये बच्चा कह रहा है, खुबैब कह रहा है सर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स में कैश नहीं लिखते क्या, जानी कैश तो बैलेंस मेंटेन करने को कहा ही नहीं था ना। देखो यार, एक चीज याद रखना,
जब भी वो आपको रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहेगा ना रेलेवेंट आईएफआरएस से, तो वो सिर्फ आपको बोल रहा है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बता दो। अगर वो आपको ऐसा सवाल दे जिसमें ऑलरेडी ओपनिंग कैश वगैरह हो, तो फिर आप सारी प्लस माइनस करके दिखाओगे। पर अभी हम सिर्फ क्या सीख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, उससे रिलेटेड गेन कैसे आएगा। सही है, अभी हम सिर्फ दो चीजें सीख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट और उससे रिलेटेड। जब मैं तुम्हें IAS 1 सिखाऊंगा ना, उसमें सारी चीजें मॉनिटर होंगी कैसे होता है। पर IAS 1 के वक्त तुम इतने चीते हो जाओगे कि तुमने सारे डिस्क्लोजर ऑलरेडी सीखे हुए होंगे, वो भी रेलेवेंट IFRS में। तो अभी फिलहाल ये कर लेते हैं। सही है खुबेब, आ जाओ भाई। भाई फेयर वैल्यू थ्रू OCI में आपने इनिशियल रिकॉग्निशन की थी किस पे, फेयर वैल्यू पे या फेयर वैल्यू प्लस? सही है, वहां पे हुआ था। अच्छा आप एक बात सुनना, ये बोलता है कि यहां पे आप इनिशियल रिकॉग्निशन करेंगे फेयर वैल्यू पे। यार आप बोलेंगे सर तो क्या ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहां गई? देखिए आप सुने सर, क्या ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे नहीं करोगे? देखो ये आपकी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी है कि OCI पे रखो या PNL पे। चलो PNL पे रखोगे तो आपकी इंटेंशन क्या होगी? शॉर्ट टर्म बोले तो हेल्ड फॉर सेल, खरीदना और बेचना। फिर आपको स्टैंडर्ड ने एक बात कही, जब आपका काम ही है ये खरीदना बेचना, तो टेक्निकली ये आपका सेलिंग एक्सपेंस हो गया। सोचो, क्या टेक्निकली आपका सेलिंग एक्सपेंस हो गया? तो आप मुझे एक बात बताओ, टेक्निकली ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट, अब सुनना सुनना, ये कनेक्शन है एक। मैं आपको कह रहा हूं कि आप खाली एक शेयर खरीदोगे, आगे जाके और खरीदोगे बेचोगे और खरीदोगे बेचोगे, तो आपको नहीं लगता कि आपके लिए अजाब हो जाएगा हर एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज करना, क्योंकि आप रोज के बेसिस पे ये कर रहे होगे। बस आपने सवाल में तो रोज के बेसिस पे किया नहीं है, मर जाओगे अगर अभी से करवा दिया वो। मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जरा एक माइंड मैपिंग करो, एक दिमाग में एक पिक्चर बनाओ कि भाई अगर एक बंदा रोज के बेसिस पे शेयर्स खरीद रहा है बेच रहा है, खरीद रहा है बेच रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या हमारे लिए अजाब नहीं हो कि हर एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट को मॉनिटर करना? तो क्या फिर मैं कैपिटलाइज करूं या सीधा सीधा एक्सपेंस आउट करूं? तो यानी सर दोनों में एक डिफरेंस पता लगा। उस पे इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होती है? फेयर वैल्यू प्लस। यानी मैं ये कह सकता हूं वहां पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज होती है, यहां पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे नहीं करोगे, करेंगे बट क्या होगी? तो फिर यहाँ पे इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होगी? और फिर आपसे कोई पूछे कि भाई आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज क्यों नहीं किया, तो बोलोगे आपका बिजनेस मॉडल ही है ये खरीदना और बेचना, तो टेक्निकली क्या ये सेलिंग एक्सपेंस है? तो कैपिटलाइज करना आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है हर एक ट्रांजैक्शन को, या सीधा सीधा एक्सपेंस आउट? क्योंकि जैसा आपका बिजनेस मॉडल वैसी ही आपकी अकाउंटिंग होनी चाहिए। और एक और इसका रीजन है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। वो वहां पे फेयर वैल्यू थ्रू OCI में कहता है, आपको सुनना, कि कोई भी चीज PNL में, सुनो फोकस करो भाई, फेयर वैल्यू थ्रू OCI में क्या फेयर वैल्यू का गेन PNL में जाता है? कहां जाता है? तो फिर लोगों ने ये भी पंगा डाला कि हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी PNL में, वो भी कहां जाएगी, कैपिटलाइज होगी, वो भी PNL का पार्ट। तो फिर यहाँ पे PNL में क्यों जा रही है? यहाँ पे गेन और लॉस भी कहां जा रहा है? तो क्या लॉजिकली बात बनती है? चलिए जी, अब हम एक चीज सीख गए। अब मैं आपसे पूछूं कि आप क्या किसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं? यस सर। फिर अपने आप से इंटेंशन पूछेंगे, फेयर वैल्यू थ्रू OCI या PNL। अगर आपने ये कहा कि आपको रखना है फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे, तो ये लॉन्ग टर्म है, तो इनिशियल रिकॉग्निशन में क्या होगा, फेयर वैल्यू प्लस। अच्छा जी, अगर मैं आपको कहूं कि आपकी इंटेंशन है शॉर्ट टर्म, तो फेयर वैल्यू थ्रू PNL पर इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होगी, फेयर वैल्यू पे। तो फिर आपसे एक और सवाल पूछता हूं, तो क्या ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे नहीं होगी, पर वो क्या होगी, वो कैपिटलाइज। समझ आती है बात? पहले सिर्फ इतना लिखो दोनों के कंपैरिजन में। बिल्कुल ऐसा ही है महात। रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी क्लासेस की? जानी मैंने ग्रुप पे लिंक शेयर किया था, ऐप जो हमारा ग्रुप है ना FR2 का, व्हाट्सएप का, उस पर शेयर किया था मैंने। हाँ जी, अगर मैं यही सवाल ओनली एडमिन हटा दूं वहां से, बिल्कुल हटा देंगे जानी। सर बुक की पेमेंट अकाउंट के थ्रू हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कैमरा तेरे को अच्छा लग रहा है अमान? मुझे जूम करके देख ले। अच्छा भाई इधर आ जाओ। अब मुझे एक बात बताओ,
दोनों में से कोई एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, दोनों तो चल नहीं सकती सेम क्लास ऑफ शेयर्स के लिए, ऐसा ही है ना। पर हम सिर्फ अकाउंटिंग सीख रहे हैं। मुझे एक बात बताओ सर, यहाँ पे जो मैं इन्वेस्टमेंट डेबिट करूंगा, आज तुम्हें एक चीज सिखानी है, जरा फोकस होकर सीखना। यहाँ पे जो मैं इन्वेस्टमेंट को करूंगा डेबिट, वो किस पे करूंगा? सिर्फ फेयर वैल्यू पे। अच्छा, यानी वो है 23। 23 को जरा आप 2,500 से मल्टीप्लाई करें, 57,500। देखो यहाँ पे हुआ था 58,650, वहां पे हो रहा है 57। दोनों में सिर्फ किस चीज का डिफरेंस है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अच्छा, पहले एक एक काम कर लेना सीखने के लिए। कैश तो पूरा पूरा जाएगा 58,650, क्योंकि देखना ब्रोकर करेगा क्या, वो आपको जो शेयर्स परचेज करके देगा ना, फेयर वैल्यू वाली चीज सामने वाले को देगा जिससे शेयर्स खरीदे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट अपनी जेब में रखेगा। ऐसा ही है भाई, आपको तो खाली अपनी अकाउंटिंग दिखती है, जेब जेब से तो आपका एक ही पैसा जाएगा, क्या अलग अलग पैसे दोगे या वन टाइम जाएगा? अच्छा, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपकी जेब से पैसा यही जाएगा, हाँ या नहीं? यहाँ पे भी बना के देखते हैं भाई। फेयर वैल्यू थी इसकी 23, और एक शेयर की ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ रही है आपकी 0.46, तो ये आ गया 23 अच्छा, आपकी जेब से पैसा तो 23.46 के हिसाब से ही जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे कर लिया, ये यहाँ पे लिख देता हूँ 23.46 इंटू 2,500, ऐसा ही है भाई। ये आपकी जेब से चला गया पैसा। पर अब आपको देखना है कि इसमें से ये क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज, वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा? अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ट्रांजैक्शन कॉस्ट का एक्सपेंस यहां पे लिख दूं? ये एक शेयर का है, इसको मल्टीप्लाई करो 2,500 से, कितना आता है? 1,150। यही है भाई। ये सीधा सीधा कहां चला गया? पीएनएल में। और जाना भी कहां चाहिए? पीएनएल में। दोनों में फर्क समझ आया? सिर्फ यही फर्क है। अच्छा जी, सर वाई 23.46 से क्यों किया? अदील देखो मेरी बात सुनो, आपने 23 रुपए पे करना है जिससे शेयर्स खरीदे। अदील जल्दी बताओ, अलग अलग भी करेंगे तो लंबी होगी ना अदील। अच्छा, और मुझे एक बात बताओ, 0.46 भी आपको पे करना है, किसको पे करना है? ये दोनों चीजें ब्रोकर को, वेरी गुड। किसको पे करनी है अदील? अदील मेरी जान, ब्रोकर को, वेरी गुड। ब्रो लिखा है तूने। अच्छा जी, अच्छा भाई, ब्रोकर को पे करनी है। मुझे एक बात बताओ, क्या 23.46 मैंने पे की है? अदील जल्दी बताओ। ये कहानी खत्म हो गई, पैसे देके उसको मतलब कटा दिया, बस। सही है भाई, तुम्हारे पैसे ये रहे। अब तुम्हें जो अपने पास रखना है अपने पास रखो, सामने वाले को जितना सामने वाले को दो। मेरी कहानी खत्म। मैं उसकी अकाउंटिंग नहीं कर रहा, मैं अपनी अकाउंटिंग कर रहा हूं। अब आप देखेंगे जो आपने पैसे दिए हैं उसमें से कितना कैपिटलाइज होगा, कितना पीएनएल में जाएगा। अगर ये फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई होता अदील, तो क्या पूरा का पूरा कैपिटलाइज हो जाता? हाँ या नहीं? अच्छा, अगर ये फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है तो सिर्फ कैपिटलाइज क्या होगा? फेयर वैल्यू। ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होगी? बस दोनों में यही फर्क है। सही है अदील? अच्छा जी सर, अब हम आ गए डिविडेंड की डेट पे। चाहे वो वाला मॉडल हो चाहे ये वाला मॉडल हो, डिविडेंड की कोई चेंज होगा कुछ? सर ये तो ये सीधी सीधी एंट्री बनेगी ना, कैश डेबिट डिविडेंड इनकम 7,500, ऐसा ही है भाई। अच्छा जी, अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ सर, रिपोर्टिंग डेट पे। अच्छा जी, रिपोर्टिंग डेट के ऊपर क्या आपके शेयर की फेयर वैल्यू सेम रही है, चेंज हो गई है? कितनी हो गई है? अच्छा जी, तुम बताओगे जानी। अब क्या मैं 23.46 से 31.5 पे जाऊंगा? फिर तुम लोग बताओगे 31 पक्की बात है? अच्छा, आप समझ आया क्यों एक एक शेयर का हिसाब कितना मेंटेन कर रहा था मैं, क्योंकि आगे जाके 10-15 भी आ सकते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं 23.46 से कंपेयर करूंगा 23 से? क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट कैरी भी किस पे हुई हुई है, और कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करते हैं ना हमेशा। तो मुझे एक बात बताओ सर, यहाँ पे मैंने 23 से कंपेयर किया 31.5, कितना आ गया? 8.5। अच्छा, ये तो पर शेयर का है, तो आपने क्या किया? इन्वेस्टमेंट को किया डेबिट 21,250, ऐसा ही है भाई। और मुझे एक बात बताओ, गेन का ले जाऊं, लिख दूं फेयर वैल्यू गेन, कितना आ गया? 2125। अब मजे की बात देखना, तो मैं आज भी तुम्हें मैं बता रहा हूं तुम्हें कि हर एक चीज को लिंक करके चलूंगा ताकि दिमाग में कंफ्यूजन ही नहीं रहे। बहुत स्लो चल रहे हैं, पिक्चर क्लियर हो रही है, क्योंकि देखो तुम्हारी बेसिक अच्छी बन गई ना, आगे फिर गेम ऑन है, क्योंकि आगे फिर मुश्किल सवाल भी बनाए हुए मैंने। और इस बार लिख लो, एग्जाम में यही आएगा। शेयर्स का उसने पूछा नहीं है अब तक, उसने तीनों बार जो एग्जाम में अटेम्प्ट में आया वो डेट सिक्योरिटीज आई हैं। तो अब ज्यादा चांसेस किसके हैं?
और वो आपको 10-15 शेयर्स देगा, आपको बोलेगा मॉनिटर करके बताओ कि ओसीआई में जाएगा, पीएल में जाएगा, बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा। तो इसको दिमाग में रखना, सही है, इसलिए इतनी प्रैक्टिस चल रही है इसकी भी। अब मुझे एक बात बताओ सर, क्या इस केस में भी बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनेंगे? इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी हो जाए, 7-8, यार मुझे एक बात बताओ, वो भी फेयर वैल्यू पे, ये भी, उसके चेंजेस कहां से गए थे? ओसीआई से। इसके चेंजेस कहां से जा रहे हैं? चलो अब अपने आप से एक सवाल पूछो। अज्यूम करो ओपनिंग रिटेन अर्निंग जीरो थी, ओपनिंग रिटेन अर्निंग जीरो थी, तो जो फॉर द ईयर का प्रॉफिट होगा वही क्लोजिंग रिटेन अर्निंग होगा। पक्की बात है भाई। मैं फिर कह रहा हूं, ओपनिंग रिटेन अर्निंग जीरो थी, हम सिर्फ एक्सट्रैक्ट बनाने समझाने के लिए बता रहा हूं। ओपनिंग रिटेन अर्निंग जीरो है तो भाई फॉर द ईयर का प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग रिटेन अर्निंग, ऐसा ही है भाई। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने, अगर अज्यूम करो कुछ और नहीं कमाया, यहां पे भी लिख देता हूं, रिटेन अर्निंग में डिविडेंड गया होगा 7,500 का, ऐसा ही है। पिछले वाले में वो रिटेन अर्निंग में तो डिविडेंड तो गया होगा ना, बाकी ओसीआई में पड़ा हुआ है, ये तो समझ आती है बात। इस वाले केस में अगर मैं रिटेन अर्निंग बनाऊं तो क्या ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट का एक्सपेंस है? 1150, हाँ या नहीं? इसने आपके प्रॉफिट्स को कम किया होगा, ज्यादा कम किया होगा? तो सर मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया नेगेटिव, कितना लिख दिया? 1150। अच्छा क्या इसमें डिविडेंड ऐड हुआ होगा 7,500 का? फिर इसके अंदर ये फेयर वैल्यू गेन ऐड हुआ होगा 21,250। मुझे एक बात बताएं आप, इन सबका नेट कितना बनता है? 27, यही है? अच्छा जरा आप प्लीज इन दोनों का सम करके बताएं। नहीं बताओ ना, इन दोनों का सम कितना आ रहा है? अभी बता रहा हूं हमजा सलीम, ये सेम आ रहा है। मैं खाली ये लिख रहा हूं 27। अब मैं आपको खाली एक गेम सिखाने वाला हूं, क्योंकि जिस पे लोग घुमाते हैं। मुझे एक बात बताओ सर, क्या ओसीआई इक्विटी है? इक्विटी बोले तो ये पीएनएल के जरिए नहीं किया, डायरेक्टली ओसीआई में मौजूद है, ऐसा ही है? अच्छा ये डिविडेंड है, ये पीएनएल से कहां गया होगा? रिटेन अर्निंग में। मैं कह रहा हूं टोटल इक्विटी उस मॉडल में भी कितनी है? 27,600। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये सिखाना चाह रहा हूं, इस वाले मॉडल में भी टोटल इक्विटी कितनी है? पर देखो उस वाले मॉडल में, सुनना मेरी बात, उस वाले मॉडल में कुछ गेन ओसीआई में, कुछ गेन रिटेन अर्निंग में, यहाँ पे सारा का सारा कहाँ है? तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, कोई भी अकाउंटिंग कर लो, चलो समझाने के लिए बता रहा हूँ ना, चाहे ये अकाउंटिंग करो चाहे वो अकाउंटिंग करो, क्या आपकी बैलेंस शीट की फिगर्स चेंज हो जाएंगी? क्या उसकी क्लासिफिकेशन चेंज हो जाएगी? यस सर, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन योर अकाउंटिंग पॉलिसी। ये बात समझ आ रही है? मैं फिर कह रहा हूँ, देखो यार दोनों में 1 रुपए का भी फर्क नहीं है, पर उसमें कुछ चीजें कहाँ है, इसमें सारी की सारी चीजें कहाँ है? रिटेन अर्निंग में। तो सर मुझे एक बात बताओ हमजा सलीम, मैं वापस से बता रहा हूँ, देख लो। अच्छा जी अब मुझे एक बात बताओ सुकून से, मैं ब्रेकअप बना रहा हूँ, क्या 20100 में ट्रांजैक्शन कॉस्ट नेट हुई है? देख लो, तुमने इसको कैपिटलाइज किया था, तुमने इसको फिर फेयर वैल्यू से कंपेयर किया तो ये गेन आया, ऐसा ही है? हाँ या नहीं? अब तुम खाली एक चीज देख लो, तुमने इसको कंपेयर किया था 23.46, ऐसा ही है? 46 ही था ना? इसके अंदर ये जो 46 है ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, मानते हो? अच्छा आप इसको लेके गए थे 31.5 पे, गेन कितने का आया था? 8 पॉइंट। अब देखो यहाँ पे जरा प्लीज यहाँ फोकस करना, यहाँ पे कितने का गेन आया था? अच्छा 8.5 की गेन में और 8.04 की गेन में सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट का फर्क है? क्या ये मानते हो इस 8.04 में ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑलरेडी नेट हुई है, एक्सपेंस के तौर पे बुक हुई है, पर वो एक्सपेंस भी कहां बुक हुआ है? ओसीआई में कहां बुक हुआ है? उसका पीएनएल का कोई इंपैक्ट नहीं है। नहीं सर हम बहुत ही स्लो साबुन है, हमें ना और खोल के बता दें। चलो अभी देख लेते हैं, अगर इसी मेथड में अलग अलग लेके चलते, सुनना इधर, इसी मेथड में अलग अलग लेके चलते, 23 को तुम 31.5 से कंपेयर करते, गेन कितने का आता? 8.5 का। इसमें से ट्रांजैक्शन कॉस्ट अलग से आती, पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कहां जाती? हाँ ओसीआई में। चलो अलग अलग कर दें तो यूं कर लो, इसको 8.5 को 2,500 से कंपेयर करो, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके? अभी निकाला था 21,250। क्या आपको ये पता है कि ये ओसीआई में जाएगा? सिर्फ समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए। अच्छा ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी एक एक्सपेंस था जो आपने कैपिटलाइज किया था टेक्निकली,
0.46 इंटू 2500 कितना आ रहा है? यही है। नेट ओसीआई में कितना गया? 1150 है। ओके जी, बताओ कितना गया? 20,000। देखो आपने ओसीआई में कितना लिखे गए? 20,100। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि जब आपने सुनना भी एक लॉजिकल मैथ्स की चीज है, जब आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज किया, आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्या हो गई? जब आप फेयर वैल्यू से कंपेयर कर रहे हो तो आपका जो चेंज आ रहा है फेयर वैल्यू का वो कम आ रहा है। फिर सुन लो सर, मैं कह रहा हूं आपने जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट को किया कैपिटलाइज, नहीं सर मैं तो ढीठ हूं, मैं एक और बात बताऊंगा, इधर देखो, नहीं वैसे ही सीख लेते हैं भाई। अगर मैं 23 पॉइंट, प्लीज सुनना यार, ये मतलब समझा रहा हूं ताकि कोई भी एक जो बच्चा है जिसको नहीं समझ आता वो भी साथ साथ चले। 23 को मैं कंपेयर करूं 31.5 से, तो आपने मुझे बताया गेन कितने का आया था? 8.5 का गेन, 8.5 आ रहा है। अगर मैं 23.46 को कंपेयर करूं 31 पॉइंट, क्या आ रहा है? 8 पॉइंट। ये गेन कम आ रहा है, ये गेन। इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज का इंपैक्ट है, जो कि ओसीआई में क्या हो रही है? नेट हो रही है। होनी भी कहां चाहिए? ओसीआई में। तो क्या मैं पागल हूं कि बार बार अलग अलग मेंटेन करूंगा या कैपिटलाइज करूंगा खुद ही हो जाएगा? पक्की बात है। तो सर मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूं, इस वाले केस में इसे समझने के लिए इसको कॉपी नहीं भी करोगे तो कोई मसला नहीं है, अभी आगे बहुत सारे सवाल हैं, पर मैं सिर्फ आपको इतना कह रहा हूं, क्या यहाँ पे इस वाले ओसीआई में 20,100 में क्या फेयर वैल्यू का गेन है? जल्दी जल्दी बताओगे, क्या फेयर वैल्यू का गेन है? क्या ट्रांजैक्शन कॉस्ट नेट हुई भी है? दोनों कहां मौजूद हैं? वेरी गुड। ये चीज क्या है? डिविडेंड। यानी आपकी इक्विटी में तीन चीजों का इंपैक्ट है। ओसीआई के बैलेंस में फेयर वैल्यू का गेन भी है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का नेट भी है, ऐसा ही है? अच्छा, रिटेन अर्निंग में सिर्फ क्या पड़ा हुआ है? डिविडेंड। ऐसा ही है भाई, यहां तक समझ आती है? ऑनलाइन वालों क्लियर है? जल्दी बता दो ऑनलाइन वालों, फिर हम आगे चलेंगे। वीआईपी हो गया, चलें जी आगे। आप मुझे एक बात बताओ, फेयर वैल्यू टू पीएनएल में जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें सारा गेम रिटर्निंग में शो होगा, बिल्कुल ऐसा ही है जी। यानी बस अभी आगे 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 बताऊंगा अभी मैं, इसके बाद वो बेचने वाला है। सही है, बहुत स्लो चल रहे हैं अभी। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल की बात करूं, तो क्या इस वाले रिटेन अर्निंग के अंदर, प्लीज सुनना, क्या ट्रांजैक्शन कॉस्ट नेट हुई भी है? हुई भी है जानी, 1150 नेट हुई भी है। इसके बाद क्या फेयर वैल्यू गेन आया हुआ है? भाई ये दोनों का नेट यहाँ पे ओसीआई में रिप्रेजेंट हो रहा है उस वाले मॉडल में, वो भी इक्विटी है ये भी, और दोनों की प्रेजेंटेशन क्या है? अलग अलग है, क्योंकि जैसा आपका मॉडल वैसी उसकी क्लासिफिकेशन। ऐसा ही है भाई, अब खुद देखो यार स्टैंडर्ड ने कैसे कंट्रोल लगाया कि कोई टोपी ड्रामा अलाउड नहीं है। अच्छा जी, क्या इसके अंदर डिविडेंड भी है? तो सर टोटल इक्विटी ये आ गई। मैं कह रहा हूं दोनों इक्विटी को मैच करोगे तो कभी भी कोई चेंज, चेंज सिर्फ किस में आएगा? प्रेजेंटेशन और क्लासिफिकेशन में। क्लियर है बहनों? क्लियर है? पक्की बात है? अजीब सा मुंह तो नहीं बनाओगे? ओके चलें जी, अब आप कॉपी कर लें इसको, फेयर वैल्यू टू पीएनएल, तो हम आगे चलें। तो काइंडली कल की वीडियो का लिंक ग्रुप में दोबारा शेयर करते हैं, बिल्कुल मैं कर दूंगा, 7/5 बिल्कुल कर देंगे वापस। कॉपी कर लेंगे पीएनएल जी जानी। हाँ हाँ, नहीं नहीं कॉन्ट्रैक्ट है, अकाउंट्स पेबल मैंने कहा था, फाइनेंशियल लायबिलिटी है, टैक्स पेबल नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल आएगा। जानिए छाप लिया बहनों? ये छाप चुके हो सब साथ साथ? इसके IFRS 9 के ना? हाँ 40 है। मैंने कहा तो है कि भाई सबका सब क्लास में ही होगा, घर से कुछ नहीं करने की नीड सिवाय होमवर्क के, बस। 1150 का तो नेट ऑफ हो रहा है रिटेन अर्निंग में, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में, बिल्कुल। हमजा ये था ना बंगी, हमने खुद नेट किया है ना, उसमें हुआ नहीं था। प्रेजेंटेशन दिखाई तो है अलग अलग ब्रेकअप के साथ।
भाई कॉपी कर लिया? चलो अब एक एक बात वैसे ही पूछता हूँ रैंडमली किसी से भी। इधर देख लो भाई, यहाँ पे ओसीआई में 20,100 का बैलेंस आ रहा है, ऐसा ही है? अच्छा आप मुझे बताओ जानी कि ये 20,100 कब इसके जैसा दिखने लगेगा? हाँ भाई, मैं बच्चों से ऑनलाइन वालों से भी पूछता हूँ कि 20,100 कब टोटल ऐसा दिखने लगेगा? जब 1150? नहीं, गलत। जब डिस्पोज हो जाएगा? नहीं, गलत। अच्छा ये बच्चे कह रहे हैं सर लैपटॉप पे भी मार्क करें। सुनो 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 भाई, मैं कह रहा हूं कि ये वाला पूरा सीन इसके जैसा कब हो जाएगा? जब डिस्पोज हो जाएगा। वेरी गुड, सीधा सीधी कहानी है भाई। मुझे एक बात बताओ, जब डिस्पोज हो जाएगा, लॉजिकल है ना? वो बोल रहा है ट्रांजेक्शन कॉस्ट अगर वो अलाउ कर देता तो ये क्या बोल रहे हो भाई? वैसा कुछ भी नहीं है। वो प्रिंसिपल्स बने हुए उसको तो नहीं छेड़ोगे ना भाई। सीधी सी बात है, लॉजिक लगाओ। जब ये बिक जाएगा तो यार आप लोग खुद बताओ, क्या ये यहां से निकल के रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हो जाएगा? तो दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। ये बात समझ आ रही है? हाँ या नहीं? ओके सर, चलते हैं अगले सवाल पे। इधर सर अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। इसको दोनों से करना है। जी नहीं, अभी एक चीज बता रहा हूँ ना। अच्छा जी, अब एक काम करो भाई लोग, इधर इधर सुनो सुनो सुनो। अब सुनना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें रिक्वायरमेंट में मैंने ये जानबूझ के सवाल ऐसे बनाया ताकि तुम ना पेपर में तुम्हारा टाइम सेव हो। इसमें क्या बोल रहा है? प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर ऑल रिपोर्टिंग पीरियड अज्यूमिंग शेयर डिस्पोज ऑन December 31, 2018। यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ शेयर प्राइसेस ऑन डिफरेंट रिपोर्टिंग डेट्स। अच्छा तुमने किसी ने लॉ में ये पढ़ा होगा कि जो पब्लिक कंपनीज होती हैं उनको 6 महीने की भी अकाउंट बनाने होते हैं, सेमी एनुअली, ऐसा ही है ना? तो सेमी एनुअली अकाउंट्स में मेरे ख्याल से बैलेंस शीट भी बनती है। तो क्या यहाँ पे आप मार्क टू मार्केट करेंगे 34 पे, 30 जून 2017 पे, हाँ या नहीं? अच्छा क्या December 31, 2017 पे करेंगे? यस सर। आपकी आप रिपोर्टिंग डेट एक है या दो हो गई है साल में? दो हो गई है, वेरी गुड। तो आप अच्छा फिर इसने आखिर में क्या कहा है, सुनना। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर ऑल रिपोर्टिंग पीरियड्स अज्यूमिंग शेयर्स डिस्पोज ऑन 31 दिसंबर 2018। अच्छा आप पहले खाली एक बात सुन लो, आप मुझे सिर्फ अकाउंटिंग करके तो पहले 17 तक की, क्योंकि 18 में डिस्पोजल है ना, मैंने सिखाना है डिस्पोजल कैसे होता है। सिर्फ मुझे 17 की क्लोजिंग यानी दिसंबर तक अकाउंटिंग करके दो और ओसीआई का बैलेंस बताओ जल्दी। ओसीआई पीएनएल दोनों से। ये कर ले हमजा तू पहले। हाँ जून पे भी बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बनेंगे बाबू, जून पे भी बनेंगे, क्योंकि दो रिपोर्टिंग डेट्स हैं हमारी।
हाँ बाबू। अच्छा पहली क्लास में की थी, रात को ही देख ले तो रात को तो लग चुकी थी वीडियो। चलो। हम्म। नहीं 31 दिसंबर यहाँ तक तो रिवर्सल नहीं होगा ना, 17 तक की अकाउंटिंग करो फिर आगे बता रहा हूँ। भाई सब एक बात का जवाब दो। एक बच्चा कह रहा है सर जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट हो गई तो बैलेंस शीट में क्यों दिखाई? सवाल है ये। भाई रिटेन अर्निंग में दिखाई है भाई। रिटेन अर्निंग पहले प्रॉफिट निकालोगे, प्रॉफिट जाता है ना रिटेन अर्निंग में, मैंने प्रॉफिट की कैलकुलेशन की है वो शुएब। सही है भाई। भाई मोहम्मद जहांगीर कह रहे हैं कि ओसीआई का बैलेंस आ रहा है 106875। सही कह रही है। चलिए जी चेक कर लेते हैं भाई। 17 का ना? बिल्कुल। अच्छा जी, आप मुझे एक बात बताएं कि सर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के अंदर इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होगी? फेयर वैल्यू प्लस। वेरी गुड। फेयर वैल्यू कितनी है? 25। और ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी है भाई? 3125। या गया 25.3125। सर ये तो एक शेयर की है ना, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें कितने से? 10,000 से। तो सर आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई डेबिट और कैश कितना आ गया ये? अच्छा वैसे ही एक सवाल पूछता हूं कि सर जब ये 253125 आ गया, इसके अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी शामिल है। अब जब आप इसको मार्क टू मार्केट करेंगे यानी फेयर वैल्यू पे लेके जाएंगे, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में, तो वो गेन कम आएगा एज कंपेयर टू फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। इसका रीजन है क्योंकि इसमें कॉस्ट ज्यादा है, फेयर वैल्यू से वो कम हो जाएगा, नेट हो जाएगा। ऐसा ही है। मैंने अभी सिखाया ना कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट के अंदर क्या हो जाएगी? नेट हो जाएगी जब गेन निकालोगे। अच्छा सर ये एंट्री है January 1, 2017 की। 30 जून 2017 पे भी आप एक एंट्री बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट हो जाएगी डेबिट और ओसीआई क्रेडिट। अच्छा ये कितनी आ रही है? 86,875। जरा फोकस करना भाई। 86,875 यहाँ पे ओसीआई आ गया। अब सुनना, ये हमने कैसे निकाला भाई? 25.3125 को किस पे लेके आया हूँ? 34 पे। और जो भी आंसर आया इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? यही है भाई। अच्छा अब मैं आपको बोलूं इंटरिम क्लोजिंग हो रही है आपके अकाउंट्स की, तो क्या यहाँ पे बैलेंस शीट बन सकती है? यहाँ पे जो बैलेंस शीट बनेगी सर वो हमने दिखा दी इन्वेस्टमेंट डेबिट। ये आ गई भाई आपकी 30 जून पे बैलेंस शीट। कितना आ गया भाई? 340। वेरी गुड यार। अच्छा ओसीआई का बैलेंस आएगा यहाँ पे 86,875। यही है भाई। अच्छा जी इसके बाद फिर आपने 31 दिसंबर 2017 पे एक एंट्री बनानी है, इन्वेस्टमेंट डेबिट ओसीआई। अच्छा आप जरा देख के चलना, मुझे एक बात बताओ, तुम अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके किस पे आ चुके हो? 34 पे। ऐसा ही है। अच्छा तो आप इससे क्यों नहीं कंपेयर करोगे फिर? क्योंकि सर आपने इसको इससे उठा के किस पे लेके आए थे, तो अब जब जाओगे तो 34 से आगे जाओगे। पहले ये बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो पुरानी से गए? कोई है ऐसा? चलो अल्लाह का शुक्र है। सही आ गया 34 से हम। फेयर वैल्यू कितनी है? कितना आ गया?
अच्छा जी, अगर मैं 31 दिसंबर की बैलेंस शीट बनाऊं 2017, इन्वेस्टमेंट कितने पे आ रही होगी? 360। ओसीआई का बैलेंस 106,875, ऐसा ही है। अच्छा यार, जरा फोकस करना है, इधर सारे काम बंद करके ना, तो पहले इधर देखना सब। तुम इन दोनों को ऐड करके बता रहे हो ना, ये इन दोनों को ऐड करके। अब ऐसे मल्टीपल इवेंट्स हो गए ना, तो तुम जनरल एंट्री बना के ऐड करने में मर जाओगे। इसके लिए एक शॉर्टकट है पर शेयर का। सुनना भाई, देखो मैं अगर 86,875 को 20,000 में ऐड करूं तो यही बनता है, अम्मी की कसम, ऐसा ही है। पर अब अगर मैं वैसे शॉर्टकट अप्लाई करूं, तुमने एक शेयर परचेज कितने का किया था? 25.3125 का। आज कितने पे? यानी आपने इन दोनों का डिफरेंस आज तक का गेन बुक किया हुआ है। गेन कितना है पर शेयर का आज तक का? 10.6875। ये पर शेयर का गेन है। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूं किससे, तो क्या यही आता है? ऐसे करना है एग्जाम में भी, पर शेयर के हिसाब से। मैं कह रहा हूँ देखो, बार बार मैं भाई 20 साल के बीच में शेयर्स बेचूं खरीदूं, तुम तो पागल हो जाओगे प्लस माइनस करके। और उसमें एरर के चांसेस भी क्या है? ज्यादा है। तो इससे अच्छा ये नहीं कि पर शेयर जितने का खरीदा था कितने का अभी है, इन दोनों का डिफरेंस ही गेन मौजूद होना चाहिए। तो हम अभी हाथ मतलब सेट हो जाएगा जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे हम। सर इसके बाद हम आ गए फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे। सर यहाँ पे भी केस यही है, फेयर वैल्यू आ गई 25, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ गई हमारी कितनी? 3125। ये आ गया 25.3125। पर सर मुझे एक बात बताओ, कसम से कैश इसमें भी इतना ही क्रेडिट होगा? 25.3125। भाई हमने उसको पैसा दिया, हम बोलेंगे भाई तुम्हें जिसको जितना पैसा देना अपने पास जितना रखना है वो तुम्हारी विश है। पर मैं अपनी अकाउंटिंग में इन्वेस्टमेंट में सिर्फ क्या कैपिटलाइज करूंगा? फेयर वैल्यू या ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी? फेयर वैल्यू। तो सर हमने इन्वेस्टमेंट की डेबिट 25 इंटू 10,000 कितना आ गया? 2.5 लाख। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट का एक्सपेंस 31। अच्छा ऑनेस्टली बताओ, कोई ऐसा जो भूल गया और ट्रांजैक्शन कॉस्ट का एक्सपेंस आउट करना? भूल गए थे? नहीं? ओके। अच्छा जी सर, इसके बाद 30 जून पे 2017 पे, हाँ जी, यानी आप बताओ कि 30 जून 2017 पे मैं 25.3125 से फेयर वैल्यू पे जाऊं? किससे जाऊं? 25 से। क्यों? क्योंकि आपने इस पे कैरी किया हुआ इसलिए। चलें जी, वेरी गुड। हमने 25 से कंपेयर किया 34 को, और एक शेयर पे गेन कितना आ गया? इन्वेस्टमेंट डेबिट और पीएनएल कितने से? 70, 90,000। ओके। अच्छा जी सर, अब मुझे एक बात बताएं जरा, कोई बता दे तुम में से तो मजा आ जाएगा। और लॉजिकली बताना, ये पीएनएल में 90,000 का गेन आ रहा है, इसमें 86,875 आ रहा है, ये क्यों? अच्छा यानी आप कह रहे हैं इसके अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट नेट हुई भी है और इसके अंदर नेट। अच्छा, अगर इसमें से अगर ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस करूं तो यही आता है। समझ आ गई बात? यानी यहाँ पे खुद ब खुद चीजें ओसीआई में जा रही है, यहाँ पे ओसीआई का कोई चक्कर नहीं है। पक्की बात है यार जानी? ओके। सर इसके बाद अगर मैं बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बनाऊं, तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू पे आ रही होगी 340 पे। अब सबका सब कहाँ होगा? 86,875। आप बोलेंगे सर ये तो टोटल मैच हो गई। भाई मैच होनी भी चाहिए। रीजन क्या है इसके पीछे? एक तो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसमें माइनस हुई भी है, दूसरा फेयर वैल्यू का गेन है, ऐसा ही है भाई। फेयर वैल्यू का गेन कितना है? 90,000। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी? 83125। ऐसा ही है भाई। पीएनएल के जरिए रिटेन अर्निंग में जाए या वो डायरेक्टली ओसीआई में जाए, जहां इक्विटी में जाए, पर दोनों की प्रेजेंटेशन क्या है? अलग है। ये बात समझ आ रही? देखो यार, कोई भी तुमसे पूछे ना कि दोनों की सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन में फर्क है, 1 रुपया भी इधर उधर नहीं होगा। ये तुम्हें दिख रहा है, फेस पे दिख रहा है ये? ओके सर। इसके बाद अच्छा, कंपनीज को अगर फायदा चाहिए और शेयर प्राइस ऊपर जा रही है, उसकी प्रेफरेबल पॉलिसी क्या होगी? पीएनएल या ओसीआई? पीएनएल, क्योंकि उसकी शेयर प्राइस, जब सामने वाली कंपनी जिसके शेयर्स खरीदे हुए हैं उसकी प्राइस ऊपर जाएगी तो मेरा फेयर वैल्यू गेन भी, तो मेरा पीएनएल भी अच्छा दिखेगा, मेरी अर्निंग पर शेयर भी अच्छी दिखेगी।
अच्छा जी सर, इसके बाद हम आ गए 31 दिसंबर 2017 पे। अभी तुमने 34 पे कैरी किया हुआ, 36 पे जाएंगे 10,000 इन्वेस्टमेंट डेबिट और पीएनएल क्रेडिट। सर ये तो सेम है, क्यों? दोनों में किस पे आ गए थे आप? 34 से। तो आप जितने भी फेयर वैल्यू गिनाएंगे वो दोनों में क्या आएंगे? सेम आएंगे। यार देखो, ये डिटेल में बताना इसलिए लाजमी होता है क्योंकि तुम मतलब जब अजीब सा देखते हो ना, अबे यार ये तो अलग आ रहा था, तो फिर तुम कॉल करते हो सीधा, ऐसा सोचोगे नहीं कॉल, सर यार ये तो इसमें ऊपर अलग आ रहा था, ये सेम कैसे आ रहा है, ये बता दें अभी, मैं काम कर रहा हूँ 1 मिनट। नहीं, सब काम छोड़ के पहले ये बताएंगे क्या हो रहा है। तो अब इसलिए साथ साथ चलना ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा जी सर, इसके बाद अब मुझे एक बात बताएं, ये हो गया। अब हम आ गए बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स पे। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी दिख रही है आपको 360 की, और यहाँ पे रिटेन अर्निंग। अच्छा, रिटेन अर्निंग एज एड की होती है फॉर द ईयर की? एज एड। अभी कोई फॉर द ईयर बोलता ना, बैलेंस शीट एज एड की बनती है तो रिटेन अर्निंग भी एज एड की। तो मुझे एक बात बताओ, लास्ट टाइम तक 6 महीने पहले तक रिटेन अर्निंग ये थी, आपने फॉर द ईयर का गेन ये बुक किया, इन दोनों को ऐड करो 106875। ऐसा ही है भाई, दोनों सेम है। एक का बैलेंस कहां पड़ा हुआ है? ओसीआई में। एक का कहां पड़ा हुआ है? रिटेनिंग में। क्योंकि पीएनएल से रूट होके चीजें डायरेक्टली कहां जाती हैं? रिटेनिंग में। भाई यहां तक कितने लोगों ने बिल्कुल पप्पू सही किया था? वेरी गुड यार। अगले साल चलते हैं, साथ साथ करवा दो तो ना मतलब गेम ओवर। चलो एक चीज, क्या इस सवाल में इसने तुम्हें ये लिख के दिया है कि इसने सारे शेयर डिस्पोज किए हुए हैं साल के आखिर में, हाँ या नहीं? चलो अब एक एक करके पूछते हैं। आप बताएं कि अगर सारे शेयर्स मैंने बेच दिए साल के आखिर में तो क्या मेरी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आएगी? सोच के बताना। नहीं आएगी? आप भी यही कहती है नहीं आएगी? हाँ, नहीं आएगी। शेयर्स मैंने साल के आखिर में बेच दिए तो क्या मेरी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आएगी? पक्की बात है, क्यों? भाई एसेट पे वो मौजूद नहीं है। अच्छा, पर उससे रिलेटेड कैश आएगा। अच्छा, पर अभी खाली हमने ट्रांजैक्शन सीखनी है तो कहानी खत्म। आ जाए सर, ये सीख लेते हैं। अब मुझे एक बात बताएं सर, हम गए सबसे पहले 30 जून 2018, क्योंकि 2 रिपोर्टिंग डेट है ना हमारी, यहाँ पे भी आएगा 30 जून 2018। आपको इतना पता है कि लास्ट ईयर की कोई बंदा बैलेंस शीट उठा के देखे मेरा शेयर होल्डर, तो उसको ये इन्वेस्टमेंट इन दोनों पे मिलेगी, ऐसा ही है? कोई भी मॉडल हो, उसको इन्वेस्टमेंट किस पे मिलेगी? आप बोलेंगे फेयर वैल्यू पे। किस पे मिलेगी? हाँ, इक्विटी में चेंजेस हो सकते हैं, या तो ओसीआई में होगा या तो पीएनएल में होगा। वो हमने पॉलिसी में डिफाइन किया हुआ होगा कि हमारी पॉलिसी ये है कि हम लॉन्ग टर्म को ओसीआई में रखते हैं XYZ, वो उसके हिसाब से। पर इन्वेस्टमेंट किस पे कैरी हुई होगी? फेयर वैल्यू पे। अच्छा जी, अब हम अगले साल में चले गए, वो है 2018, ऐसा ही है भाई? जब 2018 में गया तो मेरी इन्वेस्टमेंट कैरी किस पे हो रही थी? पक्की बात है? अच्छा, मैं 36 से जा किस पे रहा हूं? 39 पे। वेरी गुड यार। गेन कितना आ गया? 3 पर शेयर। तो सर यहाँ पे भी 3 पर शेयर ही आएगा मेरे ख्याल से। दोनों में सेम है ना? दोनों दोनों मॉडल्स में होता, दोनों पे फेयर वैल्यू पे होता। आज की फेयर वैल्यू दोनों का 3 रुपए का गेन। सर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 10,000 से, इसको भी मल्टीप्लाई किया 10,000 से। गेन कितने का आया? 30,000। सर इन्वेस्टमेंट हो गई डेबिट और ओसीआई हो गया क्रेडिट। सॉरी, पीएनएल। यही है भाई। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे बना लेंगे दोनों के बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स। या प्लीज सुनना इधर। सर इन्वेस्टमेंट हो गई यहाँ पे डेबिट, कितने से? पहले कितने पे कैरी हुई हुई थी? 360, और ये अब आ गई 390 की। हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं भाई, अगर फेयर वैल्यू पे कैरी कर रहे हो तो यूं कर सकते हैं हम। ये आ गया सर हमारी इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये जो रिटेन अर्निंग में तुम्हें बनाना सिखा रहा हूँ ना, ये इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि वो कभी कभी ऐसा सवाल पूछता है, एसेट्स लायबिलिटी और रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस देता है, बोलता है ये ट्रांजैक्शंस हैं, रिवाइज बैलेंस शीट और ये बना के दे दो। तो तुम्हें ये तमीज भी होनी चाहिए कि पीएनएल चीजें कैसे मूव होती हैं। वो तो आगे की बात है, पर अभी बेसिक बेसिक से हाथ साफ करना हमें जरूरी है। तो ये भी आ गया 390। यहाँ पे अगर ओसीआई का बैलेंस निकालना है
तो क्या लास्ट ईयर जहां क्लोज हुआ था इसके अंदर फॉर द ईयर ऐड करूं तब भी आंसर आएगा? या तो फिर यूं भी कर सकते हैं, सुनना, यूं भी कर सकते हैं, हमने खरीदा कितने का था? 25 पॉइंट, मेरे ख्याल से इतने का खरीदा था ना। अच्छा जी, आज कितने का चल रहा है? आज तक तो बेचा नहीं है ना, इतने का गेन मौजूद होगा, ऐसा ही है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, पर शेयर का जितना भी गेन आया वो कितने शेयर्स पे? कितना आ गया? 138, 136875, यही है भाई। अच्छा, आप जरा फोकस करें। आप खाली ये भी कर सकते हैं, लास्ट ईयर तक गेन इतना जमा हुआ था, फॉर द ईयर कितना बुक किया? 30,000, टोटल कितना हो गया? 136875। तो एक एक शेयर के हिसाब से लेके चलोगे ज्यादा आसानी होती है, क्योंकि भाई आप यूं कहोगे ना, आपसे कोई बोलेगा भाई अब तक बता कितना गेन कमा लिया, तो आप बोलोगे खरीदा था 25.3125 का, आज कितने का चल रहा है? तो तुम बोलोगे एक शेयर पे, वो बोल रहे नहीं भाई टोटल बता, तो किससे मल्टीप्लाई कर लोगे? 10,000 से। तो क्या वही अनरियलाइज गेन आपका ओसीआई में रिफ्लेक्ट करना चाहिए? वेरी गुड यार। तो लास्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट जीरो होगी ना? बिल्कुल होगी, आसान वासी। अभी हम पहुंचे ही नहीं है ना वहां तक, 6 महीने पीछे हैं अभी, अभी हम आगे आएंगे। अच्छा जी, रिटेन अर्निंग, लास्ट ईयर तक की रिटेन अर्निंग कितनी थी? 1068। क्या मैं लास्ट ईयर की क्लोजिंग रिटेन अर्निंग को इस साल की ओपनिंग रिटेन अर्निंग कह सकता हूं? हाँ या नहीं? इसके अंदर अगर मैं फॉर द ईयर का प्रॉफिट ऐड करूंगा तो 30, जो 6 महीने की बाद की रिटेन अर्निंग है वो मिल जाएगी। सर इसमें 30,000 ऐड करें तो मेरे ख्याल से आ गया 136875, यही है भाई। चलो यहाँ तो ये क्लोज हो गया। अब हमें जो अकाउंटिंग करनी है वो कौन सी डेट पे करनी है? 31 दिसंबर 2018। अब सारे काम बंद करके आप सिर्फ ये देखेंगे कि भाई ये अकाउंटिंग कैसे होनी है। चलिए जी, अब मुझे एक बात बताएं, मैं आ गया सर 31 दिसंबर 2018 पे। ये है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और ये है पीएनएल, ऐसा ही है। एक सेकंड देना भाई बस। हेलो, वालेकुम जी रामेश, बस को दे दी ना शीट? चलो सही है, ओके। अच्छा जी, आप जरा एक चीज सीखो बाबू इधर। अब जब आप शेयर्स को बेचने लगोगे तो क्या आपके पास शेयर्स रहेंगे या बिक जाएंगे? पहले तो अपने पास ये दिमाग बना लो कि अब मार्क टू मार्केट नहीं होगा। अब मार्क टू मार्केट, अब सिर्फ ये बेचेंगे और हमारे पास पैसे आएंगे। पैसे आएंगे क्यों? बेच रहे हैं, वेरी गुड। अब जरा गेम देखें जो आपको एग्जाम में भी करना है। आपने किया क्या? आप जिस दिन बेचोगे तो आप फेयर वैल्यू पे बेचोगे मेरे ख्याल से, हाँ या नहीं? अब सुने आप, सर फेयर वैल्यू पे बेचोगे तो उस दिन की फेयर वैल्यू कितनी है? 44। इधर देखना सर, फेयर वैल्यू आ रही है 44। प्लीज यार फोकस करना, ये वरना बंदा इसमें कंफ्यूज होता है कि क्यों हो रहा है ऐसा। सुनना, सर 44 पे बेचूंगा मैं अपना शेयर, जितने 10,000 शेयर है, 10 के 10 कितने पे बिकेंगे? 44 पे। अच्छा, मैं ब्रोकर के पास गया, मैंने बोला, अच्छा पहले तो एक बात बताओ, क्या आप ब्रोकर इन्वॉल्व होगा? तो अब यानी ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो आएगी। कैसे आएगी अभी वो देख लेते हैं, सही है। अच्छा जी, मैंने क्या कहा ब्रोकर को, सुनना, मैंने कहा भाई मुझे ये बेचना है अभी, हाथ क्या अभी के बीच मेरे को बेचना ही है, मुझे बता कितने के बिकेंगे। उससे वो बोलेगा स्टॉक एक्सचेंज पे देखो प्राइस क्या चल रही है। हमने कहा कितनी चल रही है? 44। मैंने कहा पक्का मुझे 44 मिलेंगे? बोला हाँ सर बिल्कुल 44 मिलेंगे। तो जब मैं पैसे लेने गया ना, बोलता है नहीं नहीं रुको, 44 के हिसाब से नहीं दूंगा, मैं कमीशन भी काटूंगा अपना। आया नहीं? अच्छा, मैं को समझ ही नहीं आया, मैंने बोला पता नहीं क्या बोल रहा है यार। मैंने बोला पहले कमीशन का रेट बताओ, बाद की बात में बात करेंगे, कितना रेट है? 1.25%। अच्छा, ये 44 का 1.25% कितना बनता है? कितना आ रही है? 0.55। 0.55। अच्छा अब सुनना, मैं ब्रोकर को क्या कह रहा हूँ, मतलब तुम इसके अंदर ऐड करके मुझे पैसे दोगे? वो बोला क्या चरस लगा पिए, तुमने पागल हो गया है, ऐड करके पैसे दूंगा? नहीं, वो बोलेगा कि भाई जैसे जब तुम शेयर्स खरीदते हो ना, सही है ना, तो मैं तुमसे पैसे ज्यादा लेता हूँ। अच्छा, अज्यूम कर लेते हैं, जब तुम शेयर्स खरीदते हो तो वो मुझे कहानी लेके गया, उसने मुझे बिठाया कंधे पे हाथ रखा, उसने बोला मुझे बात सुन, तुमने जब शेयर्स खरीदे थे कितने के खरीदे थे? 25 के, पर फिर भी तुमने मुझे पैसे कितने दिए थे? फिर उसने मुझे गेम समझाया, उसने मुझे बोला ये मैंने अपने पास रखा था, ऐसा ही है, ये मैंने सामने वाली पार्टी को दिया था, ऐसा ही है भाई।
यानी दैट मीन्स कि मैंने तुमसे कमीशन चार्ज किया था ना, मैंने अपने पास रखा था, मैंने सामने वाली पार्टी को वो दिया था। अच्छा तो फिर वो कह रहा है कि भाई सही सामने वाली पार्टी को तुम ये दोगे ना, तो मैं भी तो अभी तुमसे बोल रहा भाई जो ट्रांजैक्शन होती है ना उसके लिए सारी चीजें हैं, मैं अपना सिस्टम लगाया हुआ, उसकी कोई कॉस्ट होती है वो मैं तुमसे चार्ज करूंगा। तो मैंने बोला भाई सीधा सीधा बोलो ना, करना क्या चाहते हो। उसने बोला भाई 44 तो मार्केट के पैसे हैं, सही है वो तो तुम्हें मिले के दूंगा मैं, पर जितने भी मार्केट के एक शेयर के पैसे हैं उसमें से मैं 0.55 तुमसे क्या करूंगा, चार्ज करूंगा। तो वो मैं कहूंगा कि यार तुम 44 मुझे पैसे दोगे और फिर उसी पे कमीशन चार्ज करके मुझे वापस ले लोगे। बोला नहीं 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 नहीं, मैं एक ही काम करूंगा, तुझे नेट पैसे दूंगा जितने तेरे बनते हैं। मैं बोलूंगा समझा दे भाई। उसने कहा 44 बनते हैं, 0.55 की कमीशन है, मैं तुम्हें नेट कितने दूंगा वापस, 43.45। फिर मेरे को समझ आई बात, मैंने बोला अच्छा तुम ये कह रहे हो कि जितने तुम्हारे पैसे बनते हैं वो तुम रख के मुझे नेट ही दोगे, हाँ या नहीं। अच्छा फिर मैंने उसको, जो उसको मैं कहूंगा वो बाद में बताऊंगा, पहले जो होता है वो कर लेते हैं, सही है। मुझे एक बात बताओ, 43.45 इंटू 10,000 कितना बनता है, 434500। अब मेरे पास आ गया कैश। एक बात याद रखना, जब बेचते हो ना तो मार्क टू मार्केट नहीं करते, बेचते वक्त मार्क टू मार्केट नहीं करते। फायदा क्या मार्क टू मार्केट करने का, जब बेच ही रहे हो आपको बुक्स में रखनी ही नहीं है तो आप सीधा सीधा कैश लेके आओगे, उसको मार्क टू मार्केट नहीं करोगे। अच्छा अब एक चीज सुनना यार जो बहुत अहम है इसमें, आपकी जो कोई भी चीज होती है फाइनेंशियल में वो कैरिंग अमाउंट पे होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पीपी बेचते हो तो उसको डी रिकॉग्नाइज भी कैरिंग अमाउंट पे करते हो ना, हाँ या नहीं। आपके पास अब बुक्स में से इन्वेस्टमेंट हो जाएगी डी रिकॉग्नाइज मेरे ख्याल से। अच्छा पर आपने अपनी वो इन्वेस्टमेंट रखी हुई कितने पे थी, सीधी सी बात है ये रही, इस पे कैरी हुई हुई थी, तो आपने क्या किया 39 इंटू 10,000 कितना आ गया ये 390। आपको फिर गेन हो गया कितने का, ये कहां जाएगा 44,500, ऐसा ही है। भाई मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं, हाँ जी अभी करेंगे ना, अभी ये तो सिखाना, सुनना मेरी बात भाई। मुझे एक बात बताओ, 6 महीने पहले की कहानी समझ आ गई, अब मैं बेचने जा रहा हूं, मैं बेचने गया, मार्केट में प्राइस कितनी है 44। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, अब 44 जो है क्या वो मुझे मिलेंगे या उसका कमीशन माइनस करने के बाद। अच्छा वो बोलेगा भाई 44 तो तुम्हें पैसे मिलने चाहिए थे पर मैं अपना कमीशन रख के तुम्हें दूंगा, यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं जो ब्रोकर है बायर से भी कमीशन चार्ज करता है, सेलर से भी चार्ज करता है, ऐसा ही है, बायर से भी चार्ज करता है और सेलर से भी चार्ज, तभी तो उसका बिजनेस चल रहा है, वरना उसका काम क्या है, वो खाली मतलब कोई अल्लाह के वास्ते थोड़ी ना बैठा है चलो भाई आओ शेयर बेचता हूँ तुम्हारे, ऐसा नहीं होता। वो बायर से भी चार्ज करेगा और सेलर से भी। अच्छा आप एक मैं चीज बता रहा हूँ सर समझने के लिए, जब तुम शेयर परचेज करोगे तो पैसे दोगे ज्यादा, जब तुम शेयर परचेज करोगे तो पैसे दोगे दिए थे ज्यादा ऐड करके, जब तुम शेयर बेचोगे तो पैसे मिलेंगे कम। वापस से बोल लेते हैं, लिख भी लेते हैं, सर जब मैं शेयर परचेज करूंगा तो पैसे दूंगा, लिखो अपने पास, जब मैं शेयर परचेज करूंगा तो पैसे दूंगा ज्यादा, क्योंकि वो मुझसे पैसे ज्यादा चार्ज करेगा, क्योंकि मेरी जेब से पैसे जाने हैं। सही है भाई, ये लिख लिया यहाँ पे कि जब भी मैं शेयर्स परचेज करूंगा तो सोचो, जब तुम परचेज कर रहे हो तो पैसे तो तुमसे लेगा ना वो। वापस से रिपीट कर रहा हूँ अहमद, मैंने ये कहा कि भाई जब भी मैं शेयर्स परचेज करूंगा तो पैसे पे करने वाला तो मैं हूं, ऐसा ही है, हाँ या नहीं। अच्छा जब पैसे पे करने वाला मैं हूं तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं उसको पैसे दूंगा तो वो मुझसे पैसे फेयर वैल्यू के हिसाब से लेगा या अपना कमीशन भी लेगा, तो मैं पैसे दूंगा ज्यादा, वेरी गुड। दूसरा केस, अब मैं पैसे दे नहीं रहा हूं, मुझे वो बेच के पैसे देगा, तो अब क्या मुझसे पैसे मांगेगा या अपने पैसे काट के देगा, वेरी गुड। तो यानी जब मैं शेयर्स बेचूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे उसके कमीशन माइनस होने के बाद, ऐसा ही है भाई। चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं, ये तो समझ आ गई कि भाई हमें पैसे मिल गए नेट ऑफ, हाँ या नहीं। अच्छा जी अब मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास ओसीआई में पहले इतना बैलेंस था और कितना आ गया, टोटल कितना हो गया, मैं कह रहा हूं टोटल ओसीआई बैलेंस, हाँ जी 181,375, 181। यानी मैं ये कह सकता हूं जब से मैंने शेयर खरीदा था अब तक इस पे इतना गेन कमा लिया, और यही ओसीआई में पड़ा हुआ है, ऐसा ही है ना।
भाई इस एंट्री के बाद ओसीआई में इतना ही पड़ा हुआ है ना, पहले 6 महीने पहले वाला और ये ऐड किया तो ये बन गया। नहीं सर, मैं इसको अलग तरीके से भी प्रूव कर सकता हूँ। आपने शेयर खरीदा कितने का था? 23.25 पॉइंट था ना, 31। मैं कह सकता हूँ ये कॉस्ट पर शेयर थी। क्या मैं ये कह सकता हूँ ये कॉस्ट पर शेयर थी? हाँ या नहीं? अच्छा, ये कॉस्ट पर शेयर थी। मुझे एक बात बताओ, कॉस्ट पर शेयर को मैंने बेचा कितने पे? 43.45। तो आज तक का मेरे शेयर का गेन आ गया, कितना आ रहा है? 18.1375। इसको मैं 10,000 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या यही आता है? यानी मैं ये देख रहा हूँ ना भाई, लॉजिकल है कि एक शेयर खरीदा जितने का, बेचा जितने का, आज तक का गेन भी उतना ही होना चाहिए। क्या तुम्हारे हिसाब से अकाउंटिंग में भी इतना ही मौजूद है? चले, अब मुझे एक बात बताएं, क्या आप इसको ओसीआई में रहना चाहिए या रियलाइज हो गया? रियलाइज हो गया। अब जब अगर ये रियलाइज हो गया तो क्या इसको पीएनएल में लेके जाऊं, डायरेक्टली कहां फेंकूं? वेरी गुड सर, एक एंट्री बनाएंगे इसी दिन पे, ओसीआई डेबिट और रिटेन अर्निंग 181,375। ये भी आ गया 181,375। पक्की बात है। अब अगर मैं बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बनाऊं से समझने के लिए, तो मेरे पास कैश कितना होगा? 434,500। अच्छा, अब मेरे पास रिटेन अर्निंग कितना होगा? जरा सोचना, अब तक तो कुछ भी नहीं था, पर अब क्या सीधा सीधा ये रिटेन अर्निंग में चला जाएगा और ओसीआई जीरो हो जाएगा? क्योंकि ओसीआई जितना था वो पूरा का पूरा उठा के मैंने कहां ट्रांसफर कर दिया? रिटेन अर्निंग में। तो मुझे एक बात बताओ सर, ये आ गया 181,375। क्या अब ये गेन रियलाइज होकर ट्रू पिक्चर दिख रही है? कहां आ गया है? समझ आती है बात? चलें, अब खाली इसी चीज को अगर मैं फेयर वैल्यू थ्रू किससे करूं? पीएनएल से। तो चाहे ये केस हो चाहे ये वाला केस हो, फेयर वैल्यू कितनी थी? 44। हाँ, अब देखना गेम। मुझे एक बात बताओ, ट्रांजेक्शन अब वो, हाँ वेरी गुड, अब सुनना। सर मुझे एक बात बताओ, इस केस में भी मुझे पैसे काट के ही देगा वो? 43.45 इंटू 10,000। कैश कितने से डेबिट करूं? 434,500। इन्वेस्टमेंट कितने से क्रेडिट करूं? जितने पे मौजूद थी। ऐसा ही है भाई। देखो, मैंने एक चीज सिखाई है, बार बार रीवैल्यू करने की नीड नहीं है। जब बेचोगे तब भी रीवैल्यू करने की नीड, रीवैल्यूएशन सिर्फ एक दिन पे होती है, रिपोर्टिंग डेट पे। शेयर रीवैल्यू कब होते हैं? मैंने 30 जून पे किया था, मैंने 31 दिसंबर पे किया था। अब क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अब मैं इसको बेच रहा हूं। ऐसा ही है भाई। अच्छा, इसके बाद मेरे पास पीएनएल में गेन आ गया कितना? 44,500। ऐसा ही है भाई। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं अब गेन निकालना चाहूं तो अब कुछ ट्रांसफर करने की नीड है या ऑलरेडी रिटेन अर्निंग में जाएगा? यानी मुझे कुछ ट्रांसफर करने की नीड, क्योंकि जो भी पीएनएल की चीज होती है वो अल्टीमेटली कहां जाती है? वेरी गुड सर। तो मुझे आप एक बात बताएंगे, अगर इस वाले केस में मैं डायरेक्टली बैलेंस शीट बनाऊं तो मेरे पास इसमें भी कैश कितना आ रहा होगा? 43,4500। ऐसा ही है। रिटेन अर्निंग 6 महीने पहले कितनी थी? 136,875। साथ साथ बोलेंगे 136,875। आपने अगले 6 महीने में गेन कितना बुक किया? इन दोनों को ऐड करो, 18137। सर अब क्यों सेम हो गया ये? क्योंकि आपने शेयर्स क्या किए हैं सर? बेच दिए हैं। मैं आपको एक बात सिखाना चाह रहा था, वो सीख भी गए हो भाई। देखो, सीधी सी बात है, चाहे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई हो चाहे फेयर वैल्यू थ्रू, रखना आपने फेयर वैल्यू पे ही है। रखना आपने, एक का गेन अलग से इक्विटी में ओसीआई में होगा, एक का गेन ऑलरेडी किस में होगा? रिटेन अर्निंग में। और ये दोनों सेम कब हो जाएंगे? जब बेचेंगे। देखो आपके सामने ट्रू पिक्चर आ रही है, दोनों रिटेन अर्निंग में। जल्दी से छाप लें इसको आप। यार खुबैब एक बात कह रहे हैं कि सर इस केस में क्या ट्रांजैक्शन कॉस्ट की एंट्री नहीं बनेगी? ऑलरेडी नेट हो गई इसके अंदर। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, अगर तुम बनाना चाहोगे तो फिर तुम्हें दो एंट्री बनानी पड़ेंगी। पहले पैसे लेके आओ, फिर उसको पैसे वापस दो, तो अल्टीमेटली तो यही एंट्री बनेगी। तो इसलिए कह रहा हूँ, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की अलग से कोई एंट्री बनाने की नीड नहीं है। हाँ जी, दोनों में सेम है। पर देखो, एक की ट्रांजैक्शन कॉस्ट ओसीआई में नेट हो रही है, एक की ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहाँ नेट हो रही है? पीएनएल में। पर यह मार्क टू मार्केट का मीन्स का मतलब होता है कि आप उसको फेयर वैल्यू पे लेके जा रहे हो।
मार्क कर रहे हो अपनी प्राइस को मार्केट के हिसाब से। कल मैंने बताई थी ये बात। भाई छाप लिया? चले अगले सवाल पे। आसान है आईएफआरएस 9? मुश्किल है? आसान है ना? एंड में भी मुश्किल नहीं लगेगा जानी। मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उम्र कोई मसला नहीं है। मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है ग्रुप पे, मैं फेसबुक पे भी शेयर कर दूंगा आज। ये क्वेश्चन जानी अभी भी दिखाया तो था, अभी मैं ये पूरी पीडीएफ शेयर कर दूंगा ना क्लास के बाद। सही है खुबैब? और बुक्स आ चुकी हैं, आप ले, कितने लोगों ने ले ली बुक? और बाकी के अल्लाह वास्ते चल रहे हो क्लास? ओके। क्लास में तो हम पढ़ ही नहीं रहे, ऐसे ही बैठे हुए हैं। पर मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, तुम्हारे लिए बुक ही काफी है, और कुछ करने की नीड नहीं है। एक यू नो द बेंचमार्क, यही करना है बस। और क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं जो 3-3 पेपर दे रहे हैं इस बार? मेजोरिटी होंगे। वेरी गुड। तो बाकी दो पे ध्यान दो, ये मेरी जिम्मेदारी है। सही है, ये मैं पास करा दूंगा। सर लास्ट अटेम्प्ट में अलग हो गई है ना बुक जानी, बिल्कुल। मैं हर अटेम्प्ट में बुक चेंज कर देता हूँ हमार। सिलेबस नहीं बदला, मैं हर अटेम्प्ट में सवाल चेंज कर देता हूँ ना, कोई कॉपी करे भी तो पुरानी वाली करे। ऑडिट की जिम्मेदारी भी हमारी है भाई। बिल्कुल है, आने तो दे, अभी मेरी क्लास होगी ना बताऊंगा। जी जानी। कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ वो जो तुम बोल रहे हो ना जो चेंज हुआ है, वो सिर्फ बुक नहीं हुआ ही है। उसमें कुछ मसले थे तो हमने ईमेल की थी कि ये मसले हैं बुक में, वो चेंज हो गई है। सीएम है तो सर अहमद ऑलरेडी गुरु। अभी आकाश कुमार के नाम से कौन आ गया? बिल्कुल ऐसा ही है महात। चलिए जी सर, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा आप जरा ये गेम देखें, इसके अंदर हो सकता है कि भाई आपने फर्दर शेयर एक्वायर, देखना सुनना। ये कह रहा है भाई कंपनी ए एक्वायर्ड शेयर्स ऑफ कंपनी बी एट फॉलोइंग डेट्स। जनवरी 1 को उसने शेयर्स खरीदे 10,000। जून 30 को कोई मूवमेंट नहीं है, 31 दिसंबर को कोई मूवमेंट नहीं है, फिर कह रहा है जून 30 2020 में खरीदे कितने शेयर्स। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको फिर अलग अलग मॉनिटर करना होगा, हाँ या नहीं? भाई देखो, जब आपने 10,000 शेयर्स खरीदे जनवरी 1 को, तो उस वक्त फेयर वैल्यू दोगे या ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी दोगे? दोगे नहीं दोगे? अच्छा, फिर इसके बाद ट्रांजेक्शन कॉस्ट का कोई अमल दखल जब तक ये बिक नहीं जाते। वेरी गुड। अच्छा, तो यानी 30 जून पे भी मार्क टू मार्केट होंगे, यानी फेयर वैल्यू पे जाएंगे, और 31 दिसंबर 2019 पे भी किस पे जाएंगे? फेयर वैल्यू पे जाएंगे। ऐसा ही है ना इन दोनों डेट्स पे? जब अगले साल जाओगे तो 30 जून पे एक और एक्विजिशन होगी, क्या यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कंसिडर होगी? क्यों? वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद 31 दिसंबर 2020 पे कोई मूवमेंट नहीं है। अच्छा, इस वाले सवाल में आपको सिर्फ ये बता दूं कि आपकी रिपोर्टिंग डेट सिर्फ 31 दिसंबर है। कौन सी है? आपको कहीं और मार्क टू मार्केट करने की नीड नहीं है। और उसमें आखिर में लिख के दे रहा है, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर ऑल द रिपोर्टिंग पीरियड्स अज्यूमिंग दैट ऑल शेयर्स डिस्पोज्ड ऑन 31 दिसंबर 2020। मैं फिर कह रहा हूं, आपकी रिपोर्टिंग डेट सिर्फ कौन सी है? 31 दिसंबर। जल्दी से करके दिखाएंगे। हाँ वो तो आप देखेंगे ना, फिर अकाउंटिंग करें फिर पता लगेगा आपको। देखो करो तो सही, तुम्हें पता लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही है अमन, जहां पे कोई मूवमेंट नहीं है वहां पे बस आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है ना? 2 तो करवा दिया ना आपने। दोनों से करना है भाई, ये दोनों से करना है। हाँ हाँ आराम से।
हमजा मुंह नीचे कर ले, तस्वीर ले रही है। बना लो। हाँ हमजा। नहीं, हाफ ईयर में कोई एंट्री नहीं बनेगी, डायरेक्ट 31 पे। बिल्कुल। करते हैं कुबैब। जून। नहीं ना, मैंने ये कल सिखाया था ना, मैंने कहा लॉन्ग टर्म रखने के लिए हरगिज मतलब ये नहीं कि बेच नहीं सकता। हाँ तो क्या हुआ, कैश फ्लो की नीड्स होती हैं। नहीं, 30 जून पे कुछ भी नहीं करेंगे सुहेल अकबर, मैंने मना किया है, वो रिपोर्टिंग डेट नहीं है। हाँ हाँ, सारे शेयर्स, ऑल शेयर्स लिखा हुआ है ना। अभी इसके बाद सवाल आएंगे, कुछ बेचेंगे कुछ रखेंगे। हाँ 35। ये आता है 10 नंबर का। 30 जून पे कोई एंट्री नहीं बनाएंगे, नशे ही 5वीं बार बता रहा हूँ हमजा, क्या चरस लगाइए क्या। अभी तो बताया रिपोर्टिंग डेट नहीं है भाई, मना किया है मैंने। हमजा 30 जून पे तुम्हें फाइनेंशियल देने नहीं है किसी को, तो क्यों एंट्री बनाएगा भाई। खरीदने की तो बनाओगे ना, फेयर वैल्यू की नहीं बनाओगे भाई। परचेज की बनाओगे आसान, परचेज की तो बनेगी, ऑब्वियसली बनेगी, पर उसमें कोई शेयर्स को मार्क टू मार्केट नहीं करोगे। हम्म। किसकी।
वाह, वो दोनों, वो उस पे अलग कैरी हुआ है, वो अलग कैरी हुआ है। हाँ, हमसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने कहा था कि रिपोर्टिंग डेट है, इसमें मैंने मना किया है कि रिपोर्टिंग डेट नहीं है ये। हाँ भाई, बन गई एंट्रीज। हाँ भाई, जनवरी 1 2019 पे कितनी प्राइस है? 15 पर शेयर। अच्छा जी, इसके ऊपर ट्रांजैक्शन कॉस्ट या ब्रोकरेज एप्लीकेबल है 1.25%। कितनी आ रही है वो? 0.18। तो ये आ गया सर 15.1875। इसमें भी सेम केस है, 15, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ गई आपकी 0.1875। इस वाले केस में इन्वेस्टमेंट डेबिट होगी कितने से? 15187। इसमें भी कैश तो क्रेडिट सेम अमाउंट से ही होगा, पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट का एक्सपेंस कितना आ जाएगा? 1875। और इन्वेस्टमेंट आ जाएगी आपकी फेयर वैल्यू पे। कितनी आ रही है? 150। ऐसा ही है भाई। चलें जी, इसके बाद अगर मैं देखूं कोई मूवमेंट नहीं है पूरे साल में, हाँ या नहीं, तो क्या सीधा सीधा मैं रिपोर्टिंग डेट पे आके अपने शेयर्स को मार्क टू मार्केट करूं? अच्छा, फिर ये भी याद रखना, देखो यार, एग्जाम में बिला वजह टाइम जाया नहीं करना। जब कोई रिपोर्टिंग डेट है ही नहीं बीच में, तो उसकी कोई एंट्री बनाने की नीड नहीं है, भले ही उसकी प्राइसेस दी हुई, क्या करूंगा? फाइनेंशियल कब बनते हैं? रिपोर्टिंग डेट पे ना। तो आप सिर्फ याद रखना, एंट्री बनेगी 3 टाइम पे, या तो परचेज के वक्त, या तो बेचते वक्त, या तो रिपोर्टिंग डेट पे, बस इसके अलावा कोई भी एंट्री नहीं बनेगी। सर हम आ गए 31 दिसंबर 2019 पे। आपने यहां पर रखा हुआ था 15.1875 पे, कितने पे जाना है? 26 पे। कितना आ रहा है पर शेयर का गेन? हाँ जी, 26 पे अगर जाना है तो कितना आ रहा है पर शेयर का गेन? आपने किया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को डेबिट और ओसीआई को कितने से? 108125, यही आ गया भाई। सर यहाँ पे भी यही किस्सा होगा, बट क्या 15.1875 से कंपेयर करूंगा या 15 से? 15 से। कितना आ गया पर शेयर का गेन? 11। तो हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट को किया यहाँ पे डेबिट और पीएनएल को क्रेडिट। 1,10,000 है ये। अच्छा जी, अगर मैं इसके बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बनाऊं, तो इन्वेस्टमेंट आ रही होगी मेरी कितने पे? 260 पे आ रही होगी भाई। यहां पे भी इन्वेस्टमेंट कितने पे आ रही होगी?
यहाँ पे OCI का बैलेंस होगा 108125। यहाँ पे रिटेन अर्निंग का बैलेंस कैसे निकालेंगे भाई? पीएनएल का गेन था 110 का, तो ये तो सर मैच ही नहीं हो रहा सर। ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी तो है पीएनएल में, वो भी माइनस करें, कितनी है वो? 1875। क्या मैच है? 108125। अच्छा जी, हम चले गए डायरेक्टली 30 जून पे। अच्छा, क्या 30 जून पे मैं क्या मार्क टू मार्केट की एंट्री बनाऊंगा या सिर्फ एक्विजिशन की? वेरी गुड, या सिर्फ एक्विजिशन की। OCI और पीएनएल। फेयर वैल्यू कितनी है यहाँ पे एक शेयर की? और इसके ऊपर जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बनती है 0.3875 सर, ये आ गया 31.3875 सर। यहाँ पे भी सेम किस्सा कहानी। सर यहां से हमारे पास से कैश चला जाएगा 3138। कितने खरीदे मैंने? अच्छा 2000 है, सही है। कितना आ गया? 62775। और यहाँ पे हो जाएगा इन्वेस्टमेंट डेबिट। अच्छा जी, इसमें इन्वेस्टमेंट डेबिट होगी सिर्फ और सिर्फ किससे? फेयर वैल्यू से। कितनी आ रही है? इसमें आ गया आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट का एक्सपेंस 77। और कैश तो सेम अमाउंट से आएगा। यहां तक कितने लोगों ने सही किया था भाई? वेरी गुड यार, यहां तक बिल्कुल सही था। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, 31 दिसंबर पे क्या मैं मार्क टू मार्केट करूं या बेचूं? चलो, अगर आप बेचोगे तो पैसे मिलेंगे कम या ज्यादा? कम मिलेंगे ज्यादा? वेरी गुड सर, कम मिलेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, 31 दिसंबर 2020 पे मैं वर्किंग करने जा रहा हूँ कि मैं शेयर्स बेचने जा रहा हूँ फाइनली, तो मुझे एक बात बताओ सर, इस दिन फेयर वैल्यू कितनी है? यही है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड करूं लेस? कितनी है? 4875। तो नेट कितने? यही है भाई। चाहे ये वाला मॉडल हो चाहे वो वाला मॉडल हो, पैसे इतने ही मिलने हैं। अच्छा जी, अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, आपने सारे के सारे शेयर्स बेचे हैं? अच्छा, पहले थे 10,000, बाद में आए 2,000। अच्छा, पहले तो ये देख लो, कैश आपको 10,000 शेयर्स के हिसाब से मिलेगा या 12,000? वेरी गुड यार, क्योंकि आपने 100% शेयर्स बेचे हैं। तो आपकी कैश, अगर मैं बोलता भाई इसमें से 1,000 बेचे हैं, तो सिर्फ कितने आते? तो डी रिकॉग्निशन भी सिर्फ कितने की होती? 1,000 की। वेरी गुड, वो आगे सिनेरियोज हैं। अब हमने क्या किया भाई, कैश को किया डेबिट। मैंने सीधा सीधा 12,000 इंटू 5625, ऐसा ही है। जरा बताओ कितना कैश आया? 4147। यही है भाई, कैश तो आ गया। मैं यहां पे भी लिख रहा हूं कैश, इसमें भी सेम ही आएगा 414750। अब जरा सुकून से समझनी है वाली कहानी। इन्वेस्टमेंट को करना है मुझे क्रेडिट, यहां पे भी मुझे इन्वेस्टमेंट को करना है क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट आपकी बुक्स में से उस अमाउंट से बाहर जाएगी जितने पे आपकी कैरी हुई है। ऐसा ही है। हेमंत राज कह रहे हैं 12,000 कहां से? मेरी बहन 10,000 शुरू की चौरंगी पे खरीदे थे पिछले साल, 2,000 इस साल खरीदे। टोटल शेयर्स कितने हो गए हेमंत? 12,000। तो सारे के सारे शेयर्स बेचने सवाल में लिखा हुआ है, तो 12,000 के हिसाब से इस दिन इतने पैसे मिलेंगे। क्लियर है भाई यहां तक? अच्छा जी, अब इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट की मैं वर्किंग कर रहा हूं, प्लीज यार देख लेना खाली। यार मुझे एक बात बताओ, आपके पास अगर मैं कहूं, अब जो हम क्लाइंट्स पे या फर्म्स में कहते हैं या कंपनीज में कहते हैं, आपके पास शेयर्स की एक लॉट है या दो लॉट्स हैं? वेरी गुड। और दोनों अलग अलग पे कैरी हुई हैं, ऐसा ही है। चले, अब मैं मुझे बात बताएं, अगर फेयर वैल्यू थ्रू OCI की मैं वर्किंग कर रहा हूं, तो आपकी जो ओल्ड लॉट है वो कितने पे कैरी हुई है? देख लेते हैं सर। ये रही 26 पे हुई है सर। 26 पे, मेरे ख्याल से 26 पे हुई है, हाँ या नहीं?
चलें सर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 10,000 शेयर्स आपने लास्ट ईयर की रिपोर्टिंग डेट पे 26 पे रखे थे, तो आपकी बुक्स में मौजूद भी कितने पे? 26 पे। या तो मैं गधा मजदूरी करूं, मैं पहले पीछे से जाऊं, प्लस माइनस करूं, देखूं कितने पे है, तो क्या इतना टाइम है मेरे पास? नो सर, मैंने खाली ये देख लिया उस एक शेयर को कितने पे रखा हुआ है, उसकी टोटल वैल्यू बनती है 260। ऐसा है? क्योंकि आपने साल के बीच में उसकी कोई रीवैल्यूएशन नहीं की, और ये टोटल कितने शेयर्स की कॉस्ट है? 10,000 कैरिंग अमाउंट है, सॉरी। अब मुझे एक बात बताओ सर, ओल्ड लॉट में से 26 को मैंने 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? ऐसा ही है? ये है ओल्ड वाले, इतने पे कैरी हुए हुए, ये मानते हो? कोई कंफ्यूजन यहां तक? ओके। न्यू लॉट 31.38, पक्की बात है यही है? सर एक बार मैं चेक कर लूंगा जाके। ये रहे, इस पे कैरी किया हुआ है, पक्की बात है? तो जाएगा भी इतने पैसे, ये आएगा 31.3875। सर हमने इसको मल्टीप्लाई किया कितने से? कितना आ रहा है? 6277। और ऑब्वियस सी बात है इसी पे कैरी हुआ है, तो सर इसके ऊपर मेरे ख्याल से अब तक का कोई ओसीआई का गेन बुक ही नहीं हुआ है, क्योंकि खरीदा ही अभी और बेची अभी रहा हूं। ऐसा ही है? चलिए जी, अब मुझे पता टोटल कैरिंग अमाउंट कितनी है? 322। क्या मैं कह सकता हूं मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी बुक्स में इतने पे मौजूद है? यकीन नहीं आता ना, खाली एक काम करके देख लो प्लीज यार। लास्ट ईयर की इन्वेस्टमेंट कितनी थी? लास्ट ईयर की इन्वेस्टमेंट कितनी थी भाई? 260। ऐसा ही है? आपने और शेयर्स कितने परचेज किए? 6277 के, इन दोनों का सम भी यही बनता है। मतलब मैं तो इसलिए शॉर्टकट सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको एक एक शेयर मॉनिटर करना है, क्योंकि इसमें तो 100% बेचे हैं। आगे ऐसा होगा 500 बेचोगे, 100 बेचोगे, तो उसकी भी कैलकुलेशन भी अलग करनी पड़ेगी। ऐसा ही है? अच्छा जी सर, मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट किया 322775। ऐसा ही है भाई? अच्छा, आपका गेन आ गया मेरे ख्याल से 91975। ऐसा ही है? आपको क्या लगता है अब ट्रांसफर होगा? कहां ट्रांसफर होगा? रिटेन अर्निंग में। अब मैं लंबी चौड़ंगी घूम के देख लेता हूं, आपका लास्ट ईयर तक का ओसीआई कितना है? 108125। आपने और कितना बुक किया? 91975। आज तक का आपका गेन इतना मौजूद है। क्या ये अब रियलाइज हो चुका है? अब अगर ये रियलाइज हो चुका है तो क्या मैं सीधा सीधा इसको उठा के कहां फेंक दूं? रिटेन अर्निंग में। तो सर भाई ये काम करें ना, ओसीआई को करें डेबिट और रिटेन अर्निंग को क्रेडिट। कितना आ रहा है इन दोनों का सम? कितना? ओके, ये आ गया भाई। अच्छा, आप चले सर, ये तो रिटेनिंग में ट्रांसफर हो गया, क्या इसकी पर शेयर की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं? यस सर, कर सकते हैं। देखना, ऑल्टरनेटिव गेन। मुझे एक बात बताओ, ओल्ड वाली लॉट कितने की परचेज की थी? ओल्ड वाली लॉट कितने की परचेज की थी? 15.1875। न्यू लॉट कितने की परचेज की थी? 3875। दोनों को बेचा सेम अमाउंट पे है ना? 34.56। प्लीज यार इधर देखना, दोनों लॉट्स पे एक एक शेयर पे गेन कितना आ गया? ये नहीं दिखाना होता किस लॉट पे कितना गेन है भाई, टोटल गेन दिखाना होता है। हाँ जी, इस पे एक शेयर पे गेन कितना है ओल्ड लॉट पे? 19 पॉइंट। और इस पे कितना है? जल्दी जल्दी, दूसरी लॉट पे 3.175। बस यही है? अच्छा जी, ये कितने शेयर्स पे? ये कितने शेयर्स पे? इसको मल्टीप्लाई करो, उसको मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 19। हो ही नहीं सकता, 1937। बस यही है? और ये 6350। टोटल बताओ। यही है? यानी आप पर शेयर के हिसाब से निकालोगे तब भी आंसर यही आएगा। देखो यार, ये सारी चीजें कंफर्मेशन के लिए होती हैं कि एक शेयर खरीदा कितने का था, एक शेयर बेचा इतने का, तो टोटल गेन इतने का। ये क्लियर है? पक्की बात है? बताओ ये कैसे निकाला फिर? आप कह रही हो कि ये खरीदा इतने का था, बेचा इतने का, तो अब तक का गेन इतना। ये खरीदा इतने का था, बेचा इतने का, तो अब तक का गेन इतना। और टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई किया तो टोटल गेन आ गया। ऐसा ही है? चलें जी, क्या आप अब दोनों तरीके से मैनेज कर सकते हैं?
ओके, अब सर आखिरी चीज रह गई है इसकी, क्या फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में दोनों की अमाउंट अलग अलग है कैरी होने की? सेम तो नहीं होगी, सेम नहीं है, अभी देख लेते हैं। सर पीएनएल की कैरिंग अमाउंट निकालनी है हमें। अच्छा, ओल्ड लॉट है आपकी, वो तो 26 पे ही कैरी हुई है, इनटू 10,000 कितना आ गया? 260, ऐसा ही है। अच्छा जी, न्यू लॉट है, वो फेयर वैल्यू पे कैरी हुई है, कितनी है? कितना आ गया? यही है भाई, टोटल कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई? 322। ऐसा ही है, इसका गेन डायरेक्टली कहां जाएगा? पीएनएल में कितना आ रहा है? 92750। तो सर इन दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है? वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट वाला, ये बात समझ आती है सर। ये था आपका डिस्पोजल, अगर आपका डिस्पोजल आ गया एग्जाम में तो आपको हर किसी को क्या करना है, अलग अलग मॉनिटर करना है, क्योंकि हर किसी की कैरिंग अमाउंट अलग होगी। ये मैनेज हो जाएगा। चले जी, अब मेरे ख्याल से टाइम खत्म होने पे है, तो अपना होमवर्क लिख ले पहले जल्दी से। देखिए सर, इस वाले सवाल में एक्विजिशन भी है और डिस्पोजल भी है, तो फिर अकॉर्डिंगली देख के करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारी बुक का। चाहे तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको मिल भी जाएगा अभी ग्रुप पे। ये रहा भाई। जी, कोई सवाल? भाई कोई सवाल? चले जी, इसकी पीडीएफ मैं आपको भी भेज देता हूँ। सेट है, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में, जो कि है कल। लव यू टू जानी। पीडीएफ मैं अभी सेंड कर देता हूँ महात। भाई क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क यहाँ, ये करके आना लाजमी।